टिकटॉक स्टार हरीम शाह और डॉक्टर फारूक सत्तार। आपने थोड़ा थोड़ा सा इस बारे में जाना था, लेकिन हरीम शाह हैं तो कुछ ना कुछ इंकशाफात भी हैं। एग्जैक्टली जी, हरीम शाह की फारूक सत्तार से होने वाली मुलाकात की क्या है कहानी। यानी हरीम शाह को आम भी खिलाया और हरीम शाह के लिए रूम भी बुक हुआ। हरीम शाह से जो मुलाकात रही, एसओपीज भी थे, SOP मास्क भी लगाया हुआ था। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एनीवेज जी, और मैं सुन के हैरान हो गया कि डॉक्टर फारूक सत्तार ने सियासत से मुताल्लिक, सियासी जमात से मुताल्लिक हरीम शाह से मशवरा मांगा। खैर, हरीम शाह ने कहा कि आप मुझसे टिकटॉक से मुतालिक बात करते हैं तो मशवरा आपको देती है, आप मुझसे पॉलिटिक्स पर बात कर रहे हैं। एनीवेज जी, मुदस्सिर नज़ीर, इसी को कहते हैं जी, एग्जैक्टली सादगी। तो मुदस्सिर नज़ीर ने सादा सा इंटरव्यू किया जो कि बड़ा दिलचस्प निकला। उसमें क्या इंकशाफात किए हरीम शाह ने, आपको सुनवाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं हरीम शाह। आज वो कराची में मौजूद हैं। आज हम उनसे स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे और हम उनसे बात भी करेंगे। हरीम शाह, कैसा लगा कराची आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आ रहा है। क्योंकि अभी कोरोना है, लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, लेकिन फिर भी हम इंजॉय कर रहे हैं। खाने कौन से पसंद है? कराची के खाने तो कराची के खाने चूँकि रेस्टोरेंट वगैरह सारे बंद हैं और हम तो पीसी में चूँकि स्टे और वहाँ के ही खाने खा रहे हैं। पहले आप पीटीआई को लाइक करती थी और पीटीआई के गुण गाती थी, अब आप एमक्यूएम वालों के साथ देखी जा रही हैं। एमक्यूएम कैसी जमात है और क्या एमक्यूएम ज्वाइन करने तो नहीं जा रही? नहीं, ज्वाइन करने का बिल्कुल ऐसा कोई इरादा नहीं है। और पीटीआई तो अब भी मुझे पसंद है, इसकी मैं सपोर्टर हूँ, लेकिन ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैंने एमक्यूएम को ज्वाइन करना है या मैंने एमक्यूएम में कोई शमूलियत इख्तियार करनी है। आप ज़रा बताएं, फारूक सत्तार से कितनी वाक़ियत है और क्या ख़ास उनके साथ आपके टर्म्स हैं, ये बताएं। मैं आपको यहाँ पे एक फ़नी बात बताती हूँ और मुझे बड़ी हंसी भी आई थी। मुझे किसी ने क्लिप सेंड किया, फारूक सत्तार साहब का कोई एंकर उनसे सवाल कर रहे हैं कि हरीम के साथ मुलाकात, तो उन्होंने झूठ बोल दिया। उन्होंने ये झूठ बोला कि मेरे ऑफिस के अंदर आई हैं, जबकि ऑफिस में आई हैं और मुझे बाद में पता चला कि ये हरीम शाह है। और जब मुझे पता चला तो मैंने कहा ओ अब तो मैं मर गया, मैं लुट गया। तो कहते हैं मुझे पता नहीं था, लेकिन ये उनका झूठ है। एक बंदा जो इतनी बड़ी पार्टी या किसी पार्टी को लेके चल रहे तो उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, इंसान को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। और जो हो हकीकत, अगर आप सच बोलें, सच्ची बात करें या हकीकत पे मबनी बात करें तो इससे आपका क्या जाते हैं। तो इतनी छोटी सी बात पे झूठ बोल के नहीं, मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, 6-7 मंथ से हमारा कांटेक्ट है। उन्होंने कहा जब भी आप कराची आई तो आप हमारी मेहमान होंगी, आप ज़रूर आइएगा कराची और आपने ज़रूर मुलाकात करनी है मुझसे। तो फिर मैं अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ कुछ काम के सिलसिले में आई, होटल में वो आए और उन्होंने स्पेशल ऊपर रूम वगैरह रिज़र्व करवा के फिर हमें उन्होंने इन्वाइट किया। और मैं थी, मेरे साथ मेरी 3 फ्रेंड्स और थीं और वहाँ पे मतलब घंटा 1.5 घंटा आलमोस्ट डिस्कशन हुई हमारी और मीटअप हुआ। दूसरी मज़े की बात ये कि हम बैठे हुए थे, मेरी फ्रेंड मेरे साथ जो थी वो भी बैठी हुई थी। तो फारूक सत्तार ने ये बात भी की, इस बात का भी इज़हार किया कि मैंने हरीम का नाम भी नॉटी गर्ल से सेव किया हुआ है क्योंकि ये शरारतें बहुत ज़्यादा करती। बिलावल बड़े हैंडसम हैं, कैसे लगते हैं बिलावल? बिलावल तो मुझे बहुत पसंद है, मुझे सीरियसली पसंद है। मुझे बेनज़ीर बहुत पसंद थी और उन्हीं के बेटे हैं, मतलब शक्ल से भी काफ़ी हद तक उनकी मुशाबियत है। तो मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। और मुझे पीपल पार्टी भी बहुत पसंद है। मैं अगरचे पीटीआई की सपोर्टर हूँ, लेकिन पीपल पार्टी ने भी इस पाकिस्तान के लिए मतलब बहुत सारे कारनामे सरंजाम दिए और बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनको सराहा जा सकता है। आप बहुत ब्लंट हैं, हमें ये बताएं, जैसे फारूक सत्तार के आप झूठ बता रही हैं, ठीक है, और बहुत से लोग वो भी होंगे जो आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं लेकिन वो ये बात बताना नहीं चाहते, चुपके मिलते हैं। फारूक सत्तार साहब आए थे और में आए थे और उन्होंने खुद मुझे कहा था कि आप कराची आएंगी तो मेरी मेहमान होंगी। तो उनकी मर्ज़ी से हमने कहा कि हम वीडियो बनाएं। उन्होंने कहा बिल्कुल आप वीडियोस बनाओ, आप हमारे साथ पिक्चर्स लो, आप सब कुछ करो। और जी हाँ, उन्होंने ये कहा था कि आजकल मेरे फाइनेंशियली हालात ठीक नहीं है, मेरी पार्टी थोड़ा डाउन जा रही है, मुझे आप कुछ इंस्ट्रक्शन है तो मैं फ़ॉलो कर सकूँ। मैंने कहा सर अगर आप मुझसे टिकटॉक की या किसी और जो मेरे काम है उनकी इंस्ट्रक्शन लेंगे तो मैं तो आपको दे भी सकती हूँ, लेकिन हुकूमती सतह पे अगर मुझसे कोई बात करेंगे तो मैं क्या मतलब अपना मौक़िफ़ दूँगी या मैं ऐसी क्या बात करूँगी, उस पर तो मैं जस्ट फ़न ही करूँगी। तो कोई ये पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं हो सकता, वो मशहूर होना तो नहीं चाहते? ऑलरेडी इतना फेमस है, उनको क्या मशहूरी की और ज़रूरत है। दोबारा उठान होगी एमक्यूएम की? उन्होंने उठान, मैं कहती हूँ मैं तो ये चाहती नहीं एमक्यूएम मुँह पर आए, मैंने तो उनके मुँह पे भी ये बात की थी। अगर शेख रशीद ऑफ़र करें शादी के लिए, आप? नहीं, वो इतने बुढ़े में शादी क्यों करूँ।
शेख रशीद अच्छे नहीं लगते? नहीं, अभी 60 साल इंसान की आखिरी वो होती है, उससे ऊपर कुछ खुश नसीब ही जाते हैं, तो मैं क्या मतलब बेवा ज़िंदगी गुजारूंगी। ओह माय गॉड। तो फयाज चौहान कैसे लगेंगे आप? नहीं, वो अच्छे इंसान हैं, मेहमान नवाज अच्छे इंसान हैं, काफ़ी अच्छे हैं। शेख साहब भी अच्छे हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनते हैं, अच्छा इंसान है। हरीम, एक बात बताएं मुझे, आपसे लोग डरते क्यों हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता, मुझे हमेशा ये सुनने को भी मिलते हैं, देखने को भी मिलते हैं, और बहुत सारे लोगों के मुंह से भी ये कि आपसे लोग डरते हैं। वैसे भी अगर इंसान, मैं कहती हूँ इंसान को बहादुर होना चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरना चाहिए। जो डरते हैं उनके लिए चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरा ठीक जिनके है? दिलों में खोट होती है तो वो हमेशा खाइफ रहते हैं। कभी बिलावल अगर आपको शादी की ऑफ़र करें तो? शादी की ऑफ़र करे बिलावल तो शादी नहीं कर सकती। बिलावल से शादी नहीं कर सकती। हरीम से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गपशप हुई है और बड़ा अच्छा लगा इनसे। बस इनका ये कहना है कि कुछ लोग जो इनसे मिलना चाहते हैं और इनको पसंद करते हैं वो इस चीज़ को मत छुपाएं और इनसे मिलें। 2020 का जब आगाज़ हुआ था, जिस वक्त कोरोना से मुतालिक कोई बात नहीं हो रही थी, तो हम ये कहते थे कि इस साल पाकिस्तान का टूरिज़्म जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। बट एनीवेज ड्यू टू कोरोना चीज़ें डिस्टर्ब तो हुई, लेकिन स्टिल हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले सालों में पाकिस्तान के सियाती मकामात में जिस तरीके से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से हम वहाँ पर फैसिलिटीज़ लेकर आ रहे हैं, तो चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं। बट चलिए इतना दूर क्यों जाएँ, अभी चंद दिन बाद एक ऐसा वीकेंड आ रहा है जिसमें ईद भी है और वीकेंड भी है। दैट मीन्स फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, नॉट दिस वन, द अदर वन, जिसमें ईद आ रही है। तो उससे मुतालिक सवाल ये है कि जो सियाती मकामात हैं क्या वहाँ पर लोग जा पाएंगे? बिकॉज छोटी ईद पर भी छुट्टियाँ तो थीं लेकिन लोग जा नहीं सके थे। उस वक्त कोरोना पीक पर था, दैट इज़ वाई सख्त फैसले लिए गए थे। अब कोरोना डाई डाउन हो रहा है, तो क्या सियाती मकामात खुले जाएंगे? क्या इस बार हम सैर को जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्योंकि बच्चों को अब हम लारे लगाते हैं कि अब जब मामलात बेहतर होंगे, अब तो छोटे चुन्ने मुन्ने बच्चे भी कहते हैं कि अच्छा बाबा बाहर नहीं जाना बिकॉज कोरोना वायरस है। तो लेट्स सी कि अब बड़ी ईद पर क्या मामलात होते हैं। क्योंकि किरण, एक मामला ये भी है कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोगों का रोजगार इससे जुड़ा होता है कि जब सयाहत होती है तो उनके घर का चूल्हा जलता है। थोड़े लोग जहाँ पर हो या थोड़े लोग जहाँ का रुख करें, वहाँ पर वैसे भी SOPs को मैनेज करना आसान हो जाता है। तो बहरहाल ये खुशखबरी होगी उन लोगों के लिए भी जिनका आप तस्करा कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी जिनके बारे में आप कह रहे हैं जो जाना चाहते हैं। तो हम वज़ीर सकाफ़त लेबर खैबर पख्तूनख्वा हमको ज्वाइन करें, शौकत हुसैन, उनसे बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? ये बताइएगा ना, इंतज़ार सभी को है, तो आप हमें बता दीजिए क्या सयाहती मकामात को खोला जाएगा? क्या ईद की छुट्टियां वहाँ पर गुजारी जा सकती हैं? सयाह जा सकते हैं, लोग जा सकते हैं? अब जैसे आपको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म का विज़न भी है कि सयाहत को प्रमोट किया जाए और हमारी ख्वाहिश भी थी, लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस आया उसकी वजह से थोड़ा सा ब्रेक लगा और उससे काफ़ी जो हमारे टूरिज़म को काफ़ी नुकसान भी हुआ। और आपको पता है कि 2 डिवीज़न जो है, हज़ारा और मलेकंड, इस एतबार से काफ़ी रिच हैं। अल्लाह ने हमें बड़ी खूबसूरती दी और हमने काफ़ी कोशिश भी की कि नए मकामात को भी इंट्रोड्यूस करें इस दफ़ा, लेकिन थोड़ा सा लेट हुआ। इंशाल्लाह ईद तक तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जो SOP हमने बनाई थी उस पर कई दफ़ा कोशिश की कि अमल दरामद हो, लेकिन आम लोग आपको पता है कि उस पर अमल दरामद नहीं कर सकते। इसकी वजह से हम इंशाल्लाह कोशिश करें कि ईद के बाद सयाहती मकामात को खोल दें, लेकिन विद SOPs। अच्छा शौकत साहब, ख़ुद भी आपने जिक्र किया कि इमरान खान साहब का विजन भी है सयाहत का फ़रोग, मंशूर में भी शामिल है ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, लेकिन आतिफ खान साहब को जब हटाया था उस मिनिस्ट्री से, उसके बाद लग ये रहा है कि ये मंशूर का हिस्सा होते हुए भी आपकी तरजीह नहीं है, क्योंकि सूबाई वज़ीर सयाहत इस वक्त KP में नहीं है। देखिए, इससे इम्पोर्टेंस आपको नज़र आती होगी कि कितने इम्पोर्टेंस दी जा रही है टूरिज़म को, कि वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। इधर वज़ीर आला साहब ने ये कलमदान अपने पास रखा है, तो इसका मतलब ये है कि इस सूबे के अंदर टूरिज़म को बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। और जब वज़ीर आला ने ख़ुद कलमदान रखा है तो इससे इसकी इम्पोर्टेंस भी, और साथ साथ ये कि जो काम हो रहे हैं इस वक्त टूरिज़म के हवाले से ज़बरदस्त, चूँकि सयाहती मकामात खुले नहीं हैं लिहाजा लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं हो रहा है, लेकिन जो टूरिज़म अथॉरिटी है, इसी तरह टूरिज़म पुलिस है, इस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और जो टूरिज़म के जो इलाके हैं उनको सेफ़ बनाना, महफूज बनाना, इस पर भी काफ़ी हद तक काम हुआ है, वहाँ सहूलियात देना। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जैसे ही टूरिज़म के जो इलाके हैं वो खुलेंगे, तो एक तो जो नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट और मुकामी टूरिस्ट इंशाअल्लाह ताला खींचे चले आएंगे, जो इस दफ़ा हम फैसिलिटेट कर रहे हैं इनको,
और जो सहूलतें दे रहे हैं, नए नए मुकामात जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उससे काफ़ी टूरिज़्म को तरक्की मिलेगी। शौकत यूसुफज़ई साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ सियासत कर रहे थे। जो अच्छा काम करे उसको आगे आना चाहिए, उसको मौका मिलना चाहिए। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अपनी वाली? अपनी, हम तो कहते हैं जी अपनी वजारत में बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं ये। फवाद चौधरी साहब, जब भी इनसे गुफ्तगू होती है बड़ा हमें इंस्पिरेशन मिलती है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं दीगर मिनिस्ट्रीज से भी। एक तो ये कि ये मिनिस्ट्री अपनी, दूसरी ये कि मिनिस्टर अपना। यस, और जो वो बात करते हैं ना, वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल पाकिस्तानी, बिल्कुल पाकिस्तानी बात है, आवाम की बात है। डजंट मैटर वो हुकूमत में है, वो जो बात करते हैं वो बिल्कुल लॉजिकल होती है, बिल्कुल दुरुस्त बात वो होती है। तो हमने सोचा कि आज जो नई अचीवमेंट्स हो रही हैं, जो नया काम हो रहा है इस मिनिस्ट्री के अंडर, उस पर तो बात करें, साथ साथ ज़रा पॉलिटिकल बातें भी कर लेंगे अगर उन्होंने हमें कह दिया कि कर लीजिए, वरना वो हमें ये अक्सर कह देते हैं फवाद साहब कि नहीं इसी पर रहते हैं। चलिए जी, फवाद साहब साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग फवाद साहब, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा फवाद साहब, सबसे पहले तो हम जानना चाह रहे हैं आपसे दिल के स्टंट से मुताल्लिक जो मॉडल है, इस पर ड्रैप का क्या रिस्पॉन्स आया अब तक? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये यूएई को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है जो आज आपने ये यूएई का मिशन कवर किया है। ये पहला मौका है कि अरब मुल्क जो है उन्होंने अपना एक स्पेस मिशन जो है वो लॉन्च किया है, और पहला मिशन ही मार्स पे जो है वो लॉन्च किया है। ये जो इस वक्त यूएई के जो इस वक्त वली अहद हैं हिज रॉयल हाइनेस हमाद बिन जाद, इनका बहुत एक इंटरेस्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और यूएई प्रोबेबली दुनिया में अकेला मुल्क है जहाँ पे उन्होंने एक पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक पूरी मिनिस्ट्री बनाई है। और इस वक्त जो उनके साइंस मिनिस्टर हैं और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मिनिस्टर हैं, बड़े यंग लोग हैं जो उन्होंने इंडक्ट किए हैं। और जो इस वक्त दुबई में और यूएई में जो इस वक्त काम हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो बहुत ही कमेंडेबल है। और स्पेशली स्पेस के ऊपर इनका चूँकि बहुत इंटरेस्ट है, तो स्पेस प्रोग्राम के ऊपर इन्होंने बहुत इन्वेस्ट भी किया है। और अब ये बहुत मॉडर्न स्पेस प्रोग्राम है, जैसा आपने बताया, ये जापान की कोलैबोरेशन से उनका स्पेस प्रोग्राम चल रहा है। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से यूएई की गवर्नमेंट को, उनके अवाम को। पूरे एक्चुअली ये इस तरह के मिशन तो पूरे इंसानियत के मिशन होते हैं, और यकीनी तौर के ऊपर एक बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड है ये हमारे लिए, तमाम आलम इस्लाम के, तमाम आलम इस्लाम के लिए और बनी नौ इंसान के लिए। और फिर अच्छा, एक जी सर प्लीज पहले आप जवाब दे दीजिए शोएब के सवाल का। नहीं आप गो है। मैं असल में आपने अपने अचीवमेंट से पहले आपने इतनी उम्दा गुफ्तगू कर डाली, तो मैंने सोचा कि क्योंकि वाकई बहुत अच्छा काम है, तो हम एक दो जुमले और मैं चाह रही थी कि आप इसके ऊपर कह देते। सर ये तवक्कुल भी है, ये उनका प्लान भी है कि उन्होंने ख़दशा भी रखा है कि हम नाकाम हो सकते हैं, इससे पहले कि मिशंस नाकाम हुए हैं इस जोन में। लेकिन मालूमात के हुसूल के लिए इतनी एफ़र्ट करना और ये सोचे बगैर करना कि इतना सरमाया लगेगा और फिर वो सब कहीं डूब जाएगा, इल्म हासिल करने के लिए, मालूमात को बढ़ाने के लिए इस पैशन का होना किस कदर ज़रूरी है, और ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? और नाकामी से ना डरना बहुत इम्पोर्टेंट। exactly. अगर आप ये सोचें कि मैं नाकाम हो जाऊंगा अगर मैंने ये किया, तो फिर तो आप कुछ कभी कर ही नहीं सकते। जब आप कुछ भी करते हैं तो नाकामी का जो खदशा है वो हमेशा रहना चाहिए, और आप को पता होना चाहिए कि आप कर रहे हैं तो आप नाकाम भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ये क्या करना कि करें ही ना कि खामखा नाकाम हो जाए, ये तो बिल्कुल ही जो है वो इससे आप आगे नहीं जा सकते। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा। फिर बात हमारी जो एक बहुत मैं देखता हूँ कई दफ़ा बात आती है कि इतना पैसा ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। इसलिए पैसा ज़ाया करने की ज़रूरत है कि आप जब भी रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसके ऊपर जो वसाइल लगते हैं वो वापस आ जाते हैं। अगर जितना भी पैसा आप R&D के ऊपर लगाते हैं वो एक्चुअली 4 गुना आपको वापस जो है वो मिलता है। और इसलिए जो बड़े ममालिक हैं वो अपनी R&D के ऊपर बहुत बड़ा पैसा भी खर्च करते हैं, कंपनीज भी उसके ऊपर खर्च करती हैं, और डेफिनेटली उनको वो लॉन्ग टर्म में वापस मिलता है। और ख़वातीन के ऊपर भरोसा करना, उनको अपॉर्चुनिटी देना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना इस कॉन्फिडेंस के साथ सर कि ये बहुत अच्छी तरह से काम करेंगी। ये एक और एस्पेक्ट है इस यूएई मिशन का कि जिसमें
ख़वातीन जो है उनको बड़ी तादाद में जो है वो डाला गया है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो उनकी इस वक्त यूएई की जो मिनिस्टर हैं एआई की, वो भी खातून है। आई थिंक शी इज़ प्रोबेबली 30 और समथिंग, वेरी यंग लेडी। तो इसका वो बड़ी, इसको भी बड़ी वो उनकी जो इक्वलिटी है उसको भी इस वक्त ये गवर्नमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंस दे रही है। सो ये एक बिल्कुल रेवोल्यूशन है अरब वर्ल्ड के लिए, स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड के लिए, और हमें इनसे सीखने की ज़रूरत है कि कैसे ये हमारा प्रोग्राम जब शुरू हुआ था 1960s में, हमने अपना प्रोग्राम शुरू किया था स्पेस का। उस वक्त तो यहाँ पे पूरे एशिया में यूएसएसआर के बाद पाकिस्तान ही अकेला मुल्क था जिसने ये प्रोग्राम शुरू किया। डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे विजनरीज जिन्होंने स्पार्क को बनाया 1961 में, और 1963 में रहबर पहला रॉकेट जब हमने खला में छोड़ा पाकिस्तान ने, उस वक्त चाइना और इंडिया तो किसी शुमार कतार में ही नहीं थे, और पाकिस्तान ने बहरहाल हमने अपना जो कहिए कि डोर हमसे कहीं टूट गई, और वो अब हम डोर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। अब हम मेरा ख्याल है स्टंट की तरफ आ जाते हैं फवाद साहब। मैं जानना आपसे चाह रहा हूँ बिकॉज लास्ट ईयर इस पर बहुत बहस हुई कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टंट है तकरीबन 1 लाख उसकी प्राइस थी। फिर जब कोर्ट ने इस मामले को उठाया और उसके बाद हमने देखा कि प्राइस फिक्स की गई, और फिर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो इट वाज इन मार्च जबकि नस्ट को ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से लाइसेंस मिला था लोकल मैन्युफैक्चरिंग का, और फिर कीमत कोई 30,000 तक एक्सपेक्ट की जा रही थी। तो अब बताएं सर, मामला कहाँ पर पहुँचा है? जो अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हम जाएंगे, स्टंट की कीमत कितनी कम हो जाएगी? सबसे पहले तो ये तकरीबन 1.5 साल का रिसर्च प्रोजेक्ट था। ओके। और इसके ऊपर बहुत जो है वो मेहनत की है। नस्ट के जो तमाम मुतल्लिका लोग हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, और इसको पहले जो है वो बड़ी आई मस्ट ऑल्सो क्रेडिट जनरल बाजवा साहब का, उन्होंने भी इसको बड़ा ज़्यादा आर्मी चीफ ने इसको इस प्रोजेक्ट को बड़ा पुश किया, और उसके नतीजे में अब नस्ट जो है उसकी सारी जो लाइसेंसिंग है वो अप्रूव हो चुकी है। एक प्रोडक्ट कोड होता है, वो प्रोडक्ट कोड जो है वो कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग से पहले ट्रैप जो है वो इशू करती है। वो इंशाल्लाह उसके लिए जो तमाम कानूनी मामलात हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। तो मुझे उम्मीद इस महीने के आखिर तक वो जो उन्हें प्रोडक्ट कोड है वो अलॉट हो जाएगा, और अगस्त में ये अपनी प्रोडक्शन जो उन्होंने पहले ही बना ली है नस्ट में, जो साइंस बनाई उसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये 2 तरह के स्टंट्स हैं, एक डिसॉल्वेबल स्टंट होता है, एक स्टंट होता है जो डिसॉल्वेबल नहीं होता। तो डिसॉल्वेबल जो स्टंट है तकरीबन 2.5 लाख इस वक्त रुपया है, 2.5 लाख से 2 लाख वो कम होकर 80 से 85,000 रुपए के ऊपर आ जाएगी। और जो नॉन डिसॉल्वेबल स्टंट है वो उसकी कीमत जो है कम होकर के 18 से 20,000 रुपए तक जो है वो आ जाएगी। तो इट्स अबाउट 1/3 जो कॉस्ट है जो अभी हमारी हार्ट ऑपरेशंस के ऊपर आती है वो उसके तकरीबन 1/2 रहते हैं। सर ये जो सॉल्युबल स्टंट की आपने बात की है 2.5 लाख, आई एम श्योर कि वो तो ज़ाहिर पूरा प्रोसीजर बैलून हो या जो पूरा प्रोसीजर होता है उसको मिला के आपने कॉस्ट बताई होगी, बिकॉज जो पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट ने जनवरी में फिक्स की थी उसकी प्राइस वो 30,000 थी। नहीं, ये जो नॉन डिसॉल्वेबल नहीं, जो डिसॉल्वेबल है वो उसकी बात करें, नॉन डिसॉल्वेबल तो 13,000 पे फिक्स हुई थी। अभी मुझे याद नहीं है कि क्या है, बट जो भी कॉस्ट उनकी है इस वक्त उसका मुझे बताया गया है कि 1/3 हो जाएगी। और ये आपकी आवाज़ कट रही थी, दोबारा से बता सकते हैं किस मंथ में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी? ये इंशाल्लाह ताला अगस्त में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसकी जो तमाम लाइसेंसिंग है एवरीथिंग वो ऑलरेडी मुकम्मल हो चुकी है। इसका सिर्फ जो असल प्रॉब्लम था वो 2 चीज़ें हैं कि इसकी एक प्रोडक्शन को एक नंबर अलॉट होता है, उसके लिए जो लीगल प्रोसेस है वो भी मुकम्मल हो चुका है। तो अगस्त में इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसकी जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो अगस्त में अल्लाह ताला शुरू हो जाएगी, जिसके बाद हार्ट ऑफ है 1/3 कीमत तो रह जाएगी, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता है कि इस स्टंट की क्वालिटी का पाकिस्तान में बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि जो डॉक्टर जो डाल स्टंट उसकी क्वालिटी है या नहीं है। तो ये जो स्टंट हमारा जो नस्ट का होगा या मेड इन पाकिस्तान जो होगा उसकी जो क्वालिटी एश्योरेंस है पाकिस्तान के अंदर, और हमें एग्जैक्टली पता है कि उसकी क्वालिटी जो है वो क्या है
और तो इसलिए उसकी जो क्वालिटी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो। ये पाबंद किया जाएगा फवाद साहब तमाम हॉस्पिटल्स को कि जो पाकिस्तान में स्टेंट बन रहा है वही इस्तेमाल किया जाए, ये डिमांड ना की जाए कि हम बाहर से मंगवाएंगे और डालेंगे, बिकॉज जो बाहर से मंगवाएंगे और डालेंगे तो वो ज़ाहिर बहुत कॉस्टली होता है। ये पेशेंट को बाउंड तो नहीं किया जाएगा? देखिए, बाउंड तो नहीं किया जा सकता किसी सूरत में भी हमारे, और करना भी नहीं चाहिए। ये तो पेशेंट की अपनी मर्जी है, अगर वो बाहर से महंगा स्टंट मंगवा के डालवाना चाहता है तो वो उसको हमें और उसके पास ज्यादा पैसे हैं तो रोकने की क्या जरूरत है। नहीं, लेकिन ये हुकूमत कर सकती है बाउंड हॉस्पिटल्स को कि आप यहीं का स्टैंड डालें, ये इसका स्टैंडर्ड इतना अच्छा है, ये बाउंड कर सकती है हुकूमत? पहली बात तो ये कि करना भी नहीं चाहिए। व्हाई टू लिमिट मार्केट अच्छा। तो ओपन होनी चाहिए, जो बंदे आए अपनी करें। इससे आप देखेंगे इंटरनेशनल स्टंट्स की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। और चूंकि क्वालिटी जबरदस्त है, कीमत कम है, तो क्यों कोई लेगा? और शायद हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे फिर। मेरे ख्याल में हमें ये रेगुलेशंस के ऊपर तो इतना फोकस नहीं करना चाहिए, हमें अपनी क्वालिटी और प्राइस के ऊपर कम्पीट करना चाहिए जो दुनिया भर में होता है। तो इसलिए आपको पता है, चाहे मैं तो बैन के वैसे ही खिलाफ हूँ, चाहे वो इस तरह के जनरल बैन जो हैं उसके ऊपर तो मेरा नुक्ता नजर बिल्कुल वाज़ेह। अच्छा सर, ये बताइएगा प्लीज़, ये किस्सा क्या है स्मार्ट बॉल का? इसकी तैयारी से मुतालिक क्या बता सकते हैं आप? किस हद तक काम हो गया? आइडिया कितना दिलचस्प है? इसके लिए तो फिर आप लोग इस तरह करें ना कि आप एक अपनी जो समा की टीम है उसको, इस्लामाबाद में आपके बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, उनको हमारे साथ कहें कि वो हमसे रब्ता करें, तो उनको लैब्स में लेके चलते हैं जहाँ पे ये स्टंट्स, जिस तरह से आपने पहले जो है वो किया था, आपको याद होगा कि जब ये वेंटिलेटर्स बन रहे थे तो आपकी टीम जो है वहाँ पे गई, उन्होंने सारा प्रोसेस देखा कि कैसे बनते हैं, क्या होता है। तो इसी तरह हम उनको लेकर के चलते हैं कि वेंट्स कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं। इस दफ़ा हम वैसे फ्राइडे जा रही हूँ जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कि ड्रोन्स कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं और कैसे उनको काम करते हैं, क्या करते हैं। तो आई होप वो भी एक इंटरेस्टिंग होगा। फ्राइडे को हम लेके जाएंगे। क्या बात है, आपने इतनी अच्छी इन्विटेशन दे दी। अब तो आपने कह दिया ना फ्राइडे को लेकर जा रहे हैं, अब तो जाना बनता है। ये तो सर स्मार्ट बॉल, जी प्लीज बताइएगा। ये है कि ये काफी, देखो इसमें जो असल फायदा है ना, ये जो वेंटिलेटर्स वाला हमने किया या ये जो अब स्टंट्स का हो रहा है, इसका जो असल फायदा ये है कि देखिए हम $2.1 बिलियन जो है उसकी इंपोर्ट करते हैं। ये जो हमारी मेडिकल इंजीनियरिंग इक्विपमेंट है, जिसमें वेंटिलेटर्स हैं, डायलिसिस मशीन है, हमारे एनेस्थीसिया है, स्टेथोस्कोप, हर चीज़ तो हम बाहर से मंगाते हैं। तो अब इसके नतीजे में ये जो एक एफर्ट हुई है, एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडस्ट्री पाकिस्तान में जो है उसने उसका जन्म हुआ है। और अब लोग वो अपनी लगाएंगे खुद वेंटिलेटर्स बनाने की। अब देखें, हमने एक पहला तो NRTC ने बनाया, लेकिन अब 2 प्राइवेट कंपनीज जो है उनको लाइसेंस जो है वो मिल गया है। तो 2 वो प्राइवेट कंपनीज जो है वो अपने वेंटिलेटर्स अब बनाना शुरू करेंगी। इसी तरीके से इसके बाद हमारी अब अगला जो प्रोजेक्ट है न्यूटेक यूनिवर्सिटी का, वो ये है कि वो एक्सरे मशीन, वो काफ़ी करीब है एक्सरे मशीन अपनी बनाने के। तो इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरे मशीन बना रहे होंगे। तो ये एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी होगी जो बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर। और ये असल जो इसके जो कंट्रीब्यूशन बनती है और जिसके ऊपर वी शुड बी प्राउड ऑफ एज अ कंट्री और एज अ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये एक पूरी नई इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में अब उसका जन्म है। फवाद साहब, क्योंकि ज़ाहिर है आपका बड़ा फोकस है इस मामले पर, अब जो मेडिकल सिस्टम है उसको मोर इक्विप्ड करने से मुताल्लिक, और पिछले कई दिनों से बस इत्तेफाक कह लीजिए कि मेरा बड़ा कांटेक्ट रहा बहुत से ऐसे अफराद से जो कि इस वक्त मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। वो सफ़र क्यों कर रहे हैं कि जितने भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर या तो CT स्कैन्स मशीन कम हैं या तो ख़राब हैं। सेम गोज़ विद द डायलिसिस मशीन्स कम हैं या ख़राब हैं, क्योंकि बहुत से हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना पर तो फोकस है लेकिन उसकी वजह से जो दीगर बीमारियाँ हैं उन पर उस तरीके से फोकस रहा नहीं। तो सर ये मामला भी देख रहे हैं आप कि इन हॉस्पिटल्स में ये मशीन्स, आई एम नॉट श्योर कि ये मशीन्स अब इसमें क्या मामला है कि इंपोर्ट नहीं हो पा रही, टेंडर नहीं है, फंड्स नहीं है, क्या मामला? लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि आपका फोकस रहा है इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि इस मामले को भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में तमाम मशीन्स जल्द से जल्द इतनी तादाद में हों जितनी रिक्वायर्ड हैं। देखिए, इसमें ना हमारा प्रॉब्लम 2 है। अभी हमारा एक प्रॉब्लम तो ये है कि ये
एक्चुअली तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसको मैनेज करती है, फेडरल गवर्नमेंट नहीं करती है। लेकिन प्रोविंशियल हॉस्पिटल्स में दो, एक तो मशीन, सोफिस्टिकेटेड मशीन जो है वो कम है, जैसे सीटी स्कैन है या न्यूरो सर्जरी से मुतालिक जो मशीनें वो कम है। दूसरी, उनको चलाने वाले लोग नहीं है। हमने जब ये कोरोना शुरू में आया था तो एक वॉलंटियर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन थी इंजीनियर्स की, उन्होंने पूरे मुल्क में जो खराब वेंटिलेटर्स उनको ठीक करना शुरू किया और दे फाउंड आउट कि 300 वेंटिलेटर पैक पड़ा हुआ था अस्पतालों में, उसका डब्बा भी नहीं खोला किसी ने। उसको पूछा कि ये पड़े हैं तो आपने क्यों नहीं खोले, तो उन्होंने कहा जी वो प्रॉब्लम ये है यहाँ चलाना किसी को नहीं आता। तो हमने इसको जो है बंद ही छोड़ दिया है कि जब किसी को आएगा तो फिर ही चलाएंगे, वैसे तो नहीं खोल दिया। तो फिर उन्होंने ट्रेन किया लोगों को वेंटिलेटर जो है वो चलाने के लिए। देखिए पाकिस्तान में ना जो हमारा प्रॉब्लम है ना, अभी वैसे मैंने शुरू किया है, मैंने बात की है मिनिस्टर से, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और जो सेक्रेटरी कॉमर्स है वो भी इसके ऊपर बैठे हैं, मिनिस्टर साहिबान भी इस पर बड़े अब जो है वो इसके ऊपर फोकस है। होना किस तरह से चाहिए, होना ऐसे चाहिए कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री मिनिस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री पहले आपस में बैठे और वो आपस में ये फैसला करें कि आइंदा 10 सालों में पाकिस्तान ने इम्पोर्ट क्या चाहिए हमें और एक्सपोर्ट क्या करनी है, पोटेंशियल हमारे क्या है। उसके बाद ये फैसला करें हमें ह्यूमन रिसोर्स क्या चाहिए, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, HEC और ये मिनिस्ट्रीज आपस में बैठे और हम फैसला करें कि कौन सी डिग्रीज को हमने सब्सिडाइज करना है, कौन सी डिग्रीज जो है उनको हमने सब्सिडाइज नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स करना चाहता हूँ और पाकिस्तान को जरूरत है केमिकल इंजीनियर्स की, तो हुकूमत को केमिकल इंजीनियर को सब्सिडाइज करना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन करना चाहता हूँ मैं अपने पैसे दूं और अपना करूँ, सो दैट हमारी डिग्री जो प्रोग्राम है, डिग्रीज जो यूनिवर्सिटीज की है ना, उनको हमें इस तरह से एडजस्ट करना चाहिए। ये बड़ी दुरुस्त अप्रोच है। इस समत में आई एम श्योर माजी में काम तो क्या सोचा भी नहीं गया, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आज हम बैठकर इस पर ना सिर्फ बात कर रहे हैं बल्कि जिस तरह आपने कहा मीटिंग होगी, तो इट्स सो गुड टू हियर फ्रॉम यू। फवाद साहब बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। और फोकस क्या होना चाहिए हुकूमत का, फोकस क्या होना चाहिए हम सब का, उससे मुताल्लिक बैठकर बात होनी चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। मंडी का ख्याल जब आता है तो हम ये सोचते हैं कि अच्छा जाएंगे तो वहाँ पर आजकल के हालात में जिस तरह हम कहते हैं कि बच्चों को ना लेकर जाएं, अच्छा बुजुर्ग ना जाएं, तो साथ में हम कहते हैं ख़वातीन भी ना जाएं, लेकिन अब हम नहीं कह सकते। अगर किसी खातून ने जाना है, वो जानवर पसंद से ख़रीद कर आना है, तो उसके लिए तो कोई मुश्किल होनी भी नहीं चाहिए। और वो मुश्किल क्यों नहीं है, क्योंकि व्यापारी अगर खातून हो तो फिर आप इस सोचेंगे तो सही, अच्छा जब वो बेचने जा सकती हैं तो खरीदने क्यों नहीं जा सकता। और आप बहुत ज्यादा बार्गेन नहीं कर सकते क्योंकि ख़वातीन खुद बहुत अच्छे बार्गेन करती है। वो ऐसे आपको उसकी खुसूसियात गिनवाएंगे कि आप नहीं ठीक कह रही हैं, यही जानवर इतने का ही, और ये इतने का ही है, इतने का ही है। अब कितने का है इनके पास जानवर? वी हैव आयशा, कितने जानवर है? आयशा गनी हमें ज्वाइन करें, व्यापारी है मवेशी मंडी में जी। इन्होंने स्टॉल लगाया, द फर्स्ट वुमेन जिन्होंने कराची की ये जो एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी यहाँ पर स्टॉल लगाया है, और वहाँ पर जानवर जनाब थे 36, 13 बिक गए। ये तो मैंने थोड़ा सा बता दिया वो जानवर कौन कौन से थे, क्या कुछ खिलाती पिलाती रही हैं, कैसे उनका ख्याल रखा है, रिस्पांस कैसा आया है, सब हम उन्हीं से जानते हैं। आयशा गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। थोड़ा सा बताएं आयशा कि ये ख्याल आपको कैसे आया कि अच्छा व्यापारी के तौर पर जाना, वहाँ पर स्टॉल लगाना, जानवर बेचना। और दूसरी ये कि ख़वातीन तो मवेशियों से दूर भागती हैं, डरती हैं, घबराती हैं, आपने कहा नहीं मुझे तो ये काम करना है। मैं खुद बहुत डरती हूँ जी। बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता क्योंकि काफ़ी अरसे से मुझे एक शौक़ था और मुझे जानवरों से काफ़ी प्यार है। मुझे लगाव है जानवरों से कि भाई मैं बचपन से ही मुझे लगाव है। घर में भी सब बोलते हैं कि आपको मतलब डरती नहीं हो आप, ये वो, तो मुझे डर नहीं लगता। आप इंसान से डरना चाहिए आजकल के दौर में, तो क्योंकि इंसान से डरना चाहिए, जानवरों से क्या इंसान डरे। ये कि सिर्फ यूं ही रस्सी पकड़ के तो टहला देती है, खाना वाना भी खिलाती है, चारा भी खिलाती है उसको। बिल्कुल घुमाती हूँ, चारा खिलाती हूँ, बहुत कुछ उनका ख्याल भी रखती हूँ। बहुत आवभगत होती है। आप जरा बताएं तो सही कब से, यानी आपने ये तो कहा बचपन से जानवरों से प्यार है, लेकिन ये जो 36 जानवर आप लेकर मंडी आई थी, ये आपने कब से पालना शुरू किया, कहाँ पर आपने इनको रखा, पूरा दिन की रूटीन क्या होती थी कि बस जानवरों की ही देखभाल, या जाहिर है आप तो बाइकर भी हैं और आप जिस तरह हम आप ये फुटेज में देख रहे थे, मैं जानवरों की देखभाल नहीं कर सकती पूरा साल। ये गांव में पले बड़े हैं, घर के पले हुए हैं। मेरे अपने दूसरे बिजनेसेस हैं, मैं एक इंस्ट्रक्टर हूँ
एक बाइक राइडर हूँ और बाइक ट्रेनर भी हूँ। एज ए इंस्ट्रक्टर मैं जिम इंस्ट्रक्टर भी हूँ। आपको पता है कि इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, तो इसके साथ आप नहीं ख्याल रख सकते जानवरों का। तो जितने भी लोग हैं काम करते हैं वो जानवरों का ख्याल रखते हैं, मैं उनको टेक केयर करती हूँ। वहाँ तक तो मैं जा नहीं सकती, गांव में तो मैं जा नहीं सकती। यहाँ पे वो आए, वो जानवर लेके आए, मेरी कॉल पे उनसे कांटेक्ट हो रहा था। पहले कोई इरादा नहीं था ऐसा कि मैं आऊँगी मवेशी मंडी ये वो, मगर फिर जो आजकल के हालात हैं उनको देखते हुए मुझे आना पड़ा है, क्योंकि लेडीज़ हो गए, बच्चे हो गए, वो डरते हैं काफ़ी। तो अब मैं होंगी तो वो डरेंगे नहीं, वो इनकरेज होंगे। लेकिन आयशा, जब आप यहाँ पर आई इस मंडी में और आपने कहा मुझे स्टॉल चाहिए, तो मवेशी मंडी की इंतज़ामिया परेशान और हैरान तो नहीं हुई कि हैं ये क्या हो गया? वो तो बहुत हैरान हुई, यहाँ की जितने भी लोग हैं वो बहुत हैरान हुए। काफ़ी लोगों ने थोड़ा परेशान भी किया, अभी भी थोड़ा परेशान करते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे सब ये तो बोल देते, वो आप बाइक चला के जा रही हैं, आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया। तो मैं कभी भी ख्याल रखती हूँ। बाइक पर आती है, बाइक पर जाती है, बाइक सिखाती भी। वेरी नाइस। नहीं, मंडी तक आती है, आप बाइक पर आती है? अच्छा, मैं हर जगह बाइक पे जाती हूँ। ओके, हाँ, बिल्कुल। और ये बताइए कि जब आप ये जैसे शोएब पूछ रहे थे ना, वो मुझे बताएं, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? क्या क्या मुश्किल होती है अगर, तो वो क्या मुश्किल होती है, किस नौइयत की होती है? एज अ गर्ल मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि मुझे यहाँ के लोगों से, जो यहाँ पे मवेशी मंडी में हैं, उनसे काफ़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। जो यहाँ के इंतज़ामिया हैं उनसे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। आप अंदर क्यों जा रही हैं, आप एक लड़की हैं, बाइक चला रही हैं। अच्छा। और मुझे ये भी बोला कि आप वन व्हीलिंग कर रही हैं। मैंने कहा आप कैसे बोल सकते हैं मैं ऐसी हरकत कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं कभी भी ऐसी हरकत नहीं करूँगी। मैं उनसे प्रूफ मांगती हूँ कि मैंने ऐसी कोई हरकत की है, मुझे बताएं। लेकिन आपने वन व्हीलिंग की तो है, ऐसे कैसे कह सकता है? और एक और मामला भी आयशा, आपने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, देखिए जो फुटेज हमारे पास है, ये इट्स बैड। हाँ, वो तो ऐसा ट्रैक पे जा रहे हैं ना हम, एक लड़की के साथ मैं बाइक चला रही हूँ, एक नॉर्मली चला रही हूँ, कोई वो नहीं है कि हाँ मुझे स्पेशली किसी को सिखा रही हूँ, कुछ भी नहीं। एक वीडियो बनाने के लिए मैंने बाइक चलाई थी वो। तो इसलिए हम लोग नॉर्मली नहीं पहनते। अच्छा, ये बताइए कि फिर जब लोग आते हैं जानवर खरीदने के लिए, मवेशी खरीदने के लिए, तो वो सौदा बनने तक ना बड़ी बार्गेनिंग हो जाती है, भारी कौन रहता है? ये बताएं। मानी आपकी ज्यादा जाती है, कहीं कहीं आपको लगता है कि नहीं भाई ये जितना कह रहे हैं उतना ठीक है? नहीं, वो है ना काफ़ी रेट कम लगाते हैं, काफ़ी कम लगाते हैं, फिर उनसे बार्गेनिंग करनी पड़ती है। उनसे काफ़ी बार्गेनिंग करनी पड़ती है कि नहीं सर इतने में नहीं हो सकता। अभी तक कितना सबसे महंगा जानवर कितने का गया आपका? 530 का है सबसे महंगा जानवर। और उन्होंने रेट पहले क्या लगाया था? किन्होंने? जो लेके गए उसको? नहीं, वो तो बेकार नहीं है। मैं जो बिक गया जानवर उनकी बात कर रही हूं। नहीं उसकी बात नहीं, जो बिक गया वो सबसे महंगा, वो बताइए। अच्छा, सबसे महंगा जो बिका है वो 220 का बिका है। और उसके रेट क्या लगाए थे उन्होंने? और उन्होंने एक 10 लगाए थे उसके। और आप क्या कह रही थी? अब वो बताए टैलेंट मुझे कि वो इतना कम कह रहे थे, आपने ये बढ़वाया कैसे है? उनको जानवर बहुत पसंद आ गया था। फिर आपने खुशियात गिनवाई होंगी ना, जरा हम अब लेके जाएंगे, जरा बताएं तो सही ना। फिर मैंने उनको ये बोला ना कि आप देखें तो सही जानवर कितना बड़ा है, ये इतने मन का है, 2 दांत का है, इतनी सारी क्वालिटीज है इसके अंदर। ये जानवर का दांत आप खुद चेक करती हैं आयशा? जी, जानवर के दांत खुद चेक करते हैं कि 2 दांत हैं या 4 दांत हैं? जी बिल्कुल करती हूँ। छा गई है। हम चेक करते हुए डरते हैं, लेकिन हम छा गई है। आयशा ज़फ़र, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कराची में मौसम खुशगवार है, लेकिन आपको याद होगा 3-4 रोज़ पहले जो जुम्मे के दिन कराची में बारिश हुई थी, और बारिश के बाद क्योंकि ज़्यादा बारिश हो गई थी तो बहुत ज़्यादा पानी आ गया था और बहुत ज़्यादा मसला हो गया था। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मसला किसी के लिए बहुत छोटी सी बात थी, और वो किसके लिए थी? वो ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के लिए थी। इशारा फैसल पर देखिए घुटनों पानी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस एहलकार वहाँ पर मौजूद और ट्रैफिक को मैनेज करने से मुताल्लिक कोशिश करने में वो मसरूफ़ दिखाई दिए। हालांकि मुश्किल था, बल्कि कहना चाहिए नामुमकिन सा था, लेकिन बहरहाल वो ड्यूटी पर थे। ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि इंतज़ामिया गायब थी या ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल गायब थे, वो वहाँ पर मौजूद थे। और हमने उस दिन ही सोच लिया था
कि इन फर्ज शनास ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल से दैट्स ट्रू, हीरो ऑफ कराची, इनसे बात करनी तो बनती है। हमारे नुमाइंदे साउद बिन मुर्तज़ा वहीं पर मौजूद हैं शारे फैसल पर, और इन ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल से उन्होंने गुफ्तगू की, तो चलते हैं उन्हीं की जानिब कि क्या उनकी गुफ्तगू हुई। जी बिल्कुल, कराची में बारिश हो या कोई और मसला हो, सड़कों पर सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ही नज़र आती है, जो सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल ही नहीं करती बल्कि दीगर इदारों का काम भी करते हुए नज़र आती है। गुज़श्ता रोज़ दिनों जो बारिश हुई उसमें भी यही हुआ कि कहीं ट्रैफिक पुलिस गटर खोल रही है, घुटनों घुटने पानी में ट्रैफिक कंट्रोल करने में मसरूफ़ है कि पानी भी निकले और ट्रैफिक भी चलता रहे। ऐसे में जो है गुज़श्ता दिनों इसी तरह की एक तस्वीर वायरल भी हुई थी, जिसमें एसओ फिरोज़ाबाद जो है घुटने घुटने पानी में जो है फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। उन्हीं से जान लेते हैं क्या वजह है, इतनी मुश्किलात में भी आप लोग ड्यूटी दे रहे होते हैं, अगर दीगर इदारे जो केएमसी और जो उनका काम है वो भी आप लोग कर रहे होते हैं, क्या जज्बा है आप में? हमारा जब रोड पे खड़े होते हैं हम किसी की परेशानी को देख नहीं सकते। अभी हम फुटपाथ पे खड़े हों, गाड़ी वाला पानी में खड़ा हो, तो ये हमारे से नहीं हो सकता। हम बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हम हर टाइम कोशिश करते हैं कि आवाम की खिदमत करें। और आपने देखा भी है कि बरसात के मौसम में पानी ज़्यादा था, लेकिन फिर भी हम उसके अंदर खड़े होकर लोगों की गाड़ियों को धक्का लगा रहे थे, साइड पे कर रहे थे। पानी में खड़ी जाती थी, उसको साइड पे ले जाते थे जहाँ पानी नहीं होता था, ताकि वो अपनी गाड़ी को ठीक करे और फिर अपने घर चला जाए। दीगर इदारे कराची में मौजूद हैं, पानी हो या दीगर सीवरेज के मसाइल हो, हमने देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस ये काम करने में मजबूर हो जाती है। ऐसा क्या होता है कि आप लोग वो काम कर रहे होते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता? ये है कि अगर सारे अदारे काम करें तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाए, लेकिन हमारी मजबूरी ये होती है कि हमने ट्रैफिक को चलाना होता है। अगर पानी होगा, ज़्यादा पानी होगा तो ट्रैफिक नहीं चलेगी, इसलिए कोशिश होती है अगर कोई नज़दीक नाला हो तो उसको जो है उसका ढक्कना उठा दिया जाए। मैं आपको बताऊंगा कि हमारी रिकवरी जो है वो ढक्कने उठा रही है, क्योंकि वो बड़े सीमेंट के बैरियल वो हम हाथ से नहीं उठा सकते, वो हमने अपने गाड़ी से उठाए ताकि ये पानी उस गटर में जा सके। ये काम तो इदारों का है कि गटर खोलना, पानी निकालना। आप लोगों को कोई हिदायत मिलती है, खुद से ये जज्बा होता है कि आवाम की मदद करें? नहीं, ये हमारा जज्बा भी होता है और हमारे अफसरान का ये हुक्म होता है कि आप ट्रैफिक को जो है ना इसको रवां दवा रखें। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, आपको ट्रैफिक को हर तरीके से रवां दवा रखना है। अच्छा, ये सड़कों पर इतनी मेहनत करते हैं, हर हाल में ट्रैफिक पुलिस सड़क पर नज़र आती है, आवाम आप लोगों को सराहते हैं और जब आप उनकी मदद करते हैं या नहीं भी करते? आवाम बहुत सराहती है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम पानी में खड़े होते हैं, वो जा रहे होते हैं, उनकी गाड़ी ठीक होती है, लेकिन जब हमें वो देखते हैं ड्यूटी करते हुए वो हमें शाबाश देते हैं और वो बहुत अच्छा उनका रवैया होता है हमारे साथ कि ये लोग काम कर रहे हैं, अच्छे हैं। बारिश हो जाए, आज भी मौसम बहुत खुशगवार है, सुबह से हल्की बारिश का सिलसिला चल रहा है, आज फिर अगर खुदा न खास्ता ये सड़क भर जाए शारे फैसल तो क्या जज्बा होगा? अभी भी आप देख लें मेरी यूनिफॉर्म जो है वो बिल्कुल बारिश में भीगी हुई है। मैं ऑफिस में नहीं बैठा हुआ, मैं रोड पे हूँ और रोड पे ही काम करेंगे। अगर दोबारा ऐसे हुआ तो इंशाल्लाह दोबारा आवाम की खिदमत करेंगे। बिल्कुल, इनका जज्बा बहुत ज़्यादा है आवाम की खिदमत के लिए। इनका कहना है कि ट्रैफिक पुलिस का ये काम है कि रोड चलती रहे, और ऐसे में ये जज्बा आता है और ये परेशानी जब होती है लोगों को, जब पानी जमा होता है तो इनको जो है दीगर इदारों का काम भी करना पड़ता है, चाहे वो गटर खोलना हो, पानी निकालना हो या ढक्कन उठाना हो, उस मुश्किलात को भी इनको देखना पड़ता है और यही जज्बा लेके जो है ये उतरते हैं पानी में भी और दीगर शहरियों का जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया जनाब, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस बारे में। और क्योंकि मौसम का तस्करा है तो फिर ये जो आज कराची का मौसम है ना, ये कितने दिनों तक ऐसा रहने वाला है? क्योंकि आज तो हल्की बारिश हुई है, कहीं तेज़ बारिश हुई है, मौसम खुशगवार है, तो बादल बरसेंगे तो कितने इसी बारे में हम बात कर लेंगे। हमारा साथ देंगे माहिर मौसम यार जवाद मेमन। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ये इतना खूबसूरत मौसम कब तक रहने वाला है कराची में? पहले ज़रा मुझे ये बताइए। ये किरण अगले 3 से 4 दिन जो है इंशाल्लाह इसी तरीके से मौसम रहेगा कराची में। और ये जो फ्राइडे वाला मामला हुआ था, थोड़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी, थोड़ा ज़्यादा पानी आ गया था, ये मामला आज कल परसों भी होगा? शुएब, अगर इस तरीके की बात की जाए तो देखें इस वक्त कोई कराची में सिस्टम मौजूद नहीं है। वो जो फ्राइडे वाली जो बारिश थी वो एक प्रॉपर मानसून सिस्टम के तहत हुई थी, जो कि तकरीबन इतवार को जो है वो पाकिस्तान से निकल के ओमान की तरफ मूव कर गया है। लेकिन अभी जो मौसम चल रहा है पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं और आगे आने वाले 2 से 3 दिन 4 दिन इसी तरह हम देखेंगे, तो कुछ इलाकों में हल्की बारिश, कुछ इलाकों में मॉडरेट शावर्स और कुछ इलाकों में
5 से 7 मिनट 10 मिनट के लिए आप कह सकते हैं कि तेज़ बारिश भी हो सकती है। उसके बाद जो है ये बादल जो है वो आगे की तरफ मूव कर जाते हैं शहर में। अच्छा, ये जवाब हो ऐसे रहा है कि क्योंकि मानसून में ऐसे ही होता है कि अचानक से सिस्टम बनता है, बरसता है, चला जाता है, हल्की बारिश कहाँ पर कितनी हो कुछ एंटिसिपेट किया नहीं जा सकता। ऐसा ही मामला है इस वक्त कराची में? ये जो बारिशें हो रही हैं ये किसी सिस्टम के तहत नहीं हो रही है। जो हमारे जो मानसून का जो एक सीजन होता है जिसमें समुद्री बादल होते हैं, सी क्लाउड होते हैं, वो उनका फ्लो इस वक्त शहर की तरफ बहुत अच्छा है। साथ ही साथ मानसून करंट जो है उनकी वजह से जो है ये बादल शहर की तरफ मूव करते हैं और फिर शहर पे बरसते हुए कहीं ना कहीं किसी इलाके से जो है ये आगे की तरफ मूव करते हैं। और ये जो पूरा हफ्ता है, खास तौर से जुम्मा, हफ्ता इतवार, मैं कराची की बात नहीं कर रही, कराची के आसपास या इंटीरियर सिंध, यहाँ कैसा मौसम रहेगा ये बताइए। बदीन ठट्ठा में भी देखें इन्हीं समुद्री बादलों से जो है वो हल्की फुल्की जो है वो बारिश होती रहेगी। लेकिन वीकेंड पे जो है ये सिलसिला काफी हद तक जो है वो कम हो जाएगा और फिर कुछ इस तरह देखने में आ रहा है कि 25 से 26 जुलाई के बाद तो इस तरह भी फिलहाल देखने में आ रहा है कि एक मानसून सिस्टम दोबारा जो है वो सिंध की तरफ आता है। यानी ईद पर बारिश हो सकती है, कह सकते हैं शुएब। अभी लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, आप कह सकते हैं कि फिलहाल इसके मीडियम चांसेस हैं क्योंकि ये सिस्टम जो है वो भी बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह वीकेंड तक जो है काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए जी, वीकेंड में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जवाद। टाइफाइड से मुतालिक हम आज बात करना चाह रहे थे और टाइफाइड से मुतालिक बात हमने ये करने कि टाइफाइड के खिलाफ फौरी इकदामात करने होंगे। कौमी इदारा सेहत ने टाइफाइड से मुतालिक हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी और कहा गया है कि 2016 से मुल्क में टाइफाइड के केसेस सामने आ रहे हैं। तमाम सूबाई महकमा सेहत को मज़ाहमती टाइफाइड के ख़िलाफ़ बर वक्त तैयारी करनी चाहिए, बल्कि कहना ये चाहिए कि टाइफाइड के ख़िलाफ़ बर वक्त कार्रवाई करनी चाहिए। NIH ने अवाम को सफाई सुथराई का खास ख्याल रखने, खाने से कबल सब्जी और फल को अच्छी तरह धोने और पानी उबाल कर इस्तेमाल करने, एडवाइजरीज का हिस्सा है। और ये तशवीश इस कदर क्यों है, ये टाइफाइड, ये एडवाइजरी क्यों लानी पड़ी, ये हम तो बहुत आगे आ गए थे लेकिन अब इंटेंसिटी क्या कहीं ज्यादा तो नहीं है इस मामले में? तो हम बात करेंगे जनरल सेक्रेटरी PMA डॉक्टर कैसर सज्जाद हमको ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद, वेलकम टू नया दिन। ये फरमाइएगा, हम ये सुनते आए और थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन भी यही है कि अब जो टाइफाइड है ये पिछले वाले टाइफाइड्स उनकी निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक है, इसमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए और एडवाइजरी के बारे में भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात सारी ये है कि ये एडवाइजरी जो जारी अभी हुई है ये पहले भी गवर्नमेंट ने जारी किया था दो साल पहले, और वो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने इस बात को बताया था कि खासकर इंटीरियर सिंध में जो आपको अगर याद हो तो पिछले साल भी बहुत सारे केसेस टाइफाइड के आए थे। और इशू ये हो रहा है कि जो टाइफाइड का जितने भी केसेस हैं, अब ये टाइफाइड जो टाइप है इसका नाम दिया गया है XDR टाइफाइड। यानी ये वो टाइफाइड वो है जो कि किसी भी दवा से एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड नहीं होता है। एंटीबायोटिक जो है वो इतना ज्यादा हमारे यहाँ यूज होता है, जैसे कि बच्चे टॉफियां और चॉकलेट खाते हैं, इस तरह से पाकिस्तान के अंदर एंटीबायोटिक यूज होता है। लोग जो है वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। मेडिकल स्टोर से कोई रोक टोक नहीं है, कोई रेगुलेटरी बॉडी ऐसी नहीं है जो कि मेडिकल स्टोर को बोले कि जी सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन से ही दवा डिस्पेंस होगी या बिकेगी। इसी वजह से लोगों ने खुद से मेडिकल स्टोर से जाके दवा ले ली या मेडिकल स्टोर से ले लिया। तो जो जरासीम टाइफाइड के अंदर है उस जरासीम के खिलाफ दवा देने के लिए डॉक्टर्स को ही पता होता है। तो अब सूरत हाल इतनी खराब हो गई है कि ये दुनिया के अंदर जो अब तक बहुत अच्छी इजाद है वो है एंटीबायोटिक। क्यों अच्छी है? इससे कि जान लोगों की बचनी शुरू हो गई एंटीबायोटिक आने के बाद। लेकिन हमने क्या किया है कि हमने टाइफाइड के लिए ऐसी दवाइयां इस्तेमाल हो गई हैं। हमारे यहाँ 6.5 लाख अताई डॉक्टर्स भी मौजूद हैं जो कि एंटीबायोटिक का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, तो जिसकी वजह से लोगों में रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। बिल्कुल। और जब रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है तो डॉक्टर हजरात दवाइयां देते रहते हैं, वो बुखार नहीं उतरता है।
तो जो कि बहुत ही सीरियस बात है। और फिर एट द एंड ब्लड कल्चर कराना पड़ता है टू चेक कि कौन सी एंटीबायोटिक रिस्पॉन्ड करेगी इसके खिलाफ। ये करने के बावजूद भी है शुएब, करने के बावजूद भी जो है वो डॉक्टर के पास जब रिपोर्ट आती है कि ये एंटीबायोटिक इसको रेजिस्ट करेगा, ये इसको इसके काम आएगा, वो भी नहीं काम आता है। तो आप सिर्फ, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन सिर्फ एक दवा है जो कि अभी कुछ इसमें काम आ रही है, लेकिन अगर उसको भी लोगों ने इस्तेमाल किया तो उसके खिलाफ भी बॉडी में ऐसे बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी कि आइंदा उसका फायदा नहीं होगा। एक बात और बता दीजिए, मैं कोरोना के ऊपर पूछना चाह रही हूँ, कोरोना हमारे पास से जा रहा है, हम उसको शिकस्त देने में कामयाब होते जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। ट्रांसमिशन रेट तो कम हुआ है कि जी कोरोना आपके पास इधर ही है। लोगों ने ये समझ लिया है कि पाकिस्तान जो टेलीविजन के ऊपर जो हमारे माशाल्लाह, और बात सही है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ जो क्रिटिकल केसेस हैं, जो कि सीरियस केसेस है, जो कि पिछले महीने बहुत पैनिक हो गया, काफी लोग अस्पताल पहुंचते थे, उनको बिस्तर नहीं मिलता था, वो चीजें खत्म हो गई हैं। लोग बहुत सारे अवेयर हो गए हैं, जैसे ही बुखार होता है या खांसी होती है घर बैठ जाते हैं, और बहुत से लोगों ने अपने घरों में अस्पताल भी बना लिया है। लिहाजा लोगों को टेलीविजन के जरिए ये पता लग रहा है। डॉक्टर साहब, अवेयरनेस की बात एक तरफ है, अवेयरनेस की बात एक तरफ है, लेकिन हमारे पास जो स्टैट्स है हम तो उसकी बुनियाद पर बात कर रहे हैं। यानी किरण आप देखिए कि और सर आप भी प्लीज ये मुझे इस पे जवाब दीजिएगा, 24 घंटे यानी गुज़श्ता 24 घंटों में अगर 18,000 टेस्ट होते हैं, उसमें से 100 पॉजिटिव आते हैं, और जब हम रिकवरीज देखते हैं तो वो तकरीबन 2100 रिकवरीज होती हैं, यानी जो ट्रांसमिशन रेट 22 था वो अब 7 पर आ गया है। देखिए बात ये है कि आप ये बिल्कुल एक अलग बात है, आप अगर किसी भी बीमारी का को डायग्नोस नहीं करेंगे तो आप कोई काम नहीं कर सकते। हमारे मुल्क की 23 करोड़ आबादी के अंदर अगर आप 18,000 टेस्ट करेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप सही फिगर के पे काम कर सकेंगे। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो टेस्ट कराना भी नहीं चाहते हैं, और क्योंकि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग अब बगैर टेस्ट के ही आइसोलेशन में चले जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है आपके तवज्जो से तमाम लोगों को बताना कि खुदारा कोरोना अभी नहीं गया है, ना ही उसका प्लान है अभी जाने का, और ना ही हम ऐसी कोई कोशिश कर रहे हैं कि सर लेकिन मैं फिर भी मैं जानना चाहूंगा, ट्रांसमिशन रेट और इन्फेक्शन रेट इसमें कमी ये हौसला अफजा नहीं है? नहीं, ट्रांसमिशन रेट तो कमी हुई है, लेकिन देखिए बहुत सारे लोग रिकॉर्डेड नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, और क्लिनिकली हम उसको कहते हैं कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, आप घर पे स्टे करें, टेस्ट नहीं कराते हैं। जब टेस्ट नहीं कराते हैं तो रिकॉर्ड में नहीं आता है। तो वो मैं फिर कह रहा हूँ, जो सीवियरिटी थी वो सीवियरिटी बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। लेकिन कोरोना के केसेस अभी भी कोरोना, आप ये कह रहे हैं कोरोना है, ठीक है कोरोना है। और एक चीज और आप बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूं कि देखिए लोगों को चाहिए कि एहतियात करें, क्योंकि ईद उल अज़हा, 14 अगस्त, आशूरा, मुहर्रम और उसके बाद रबी अव्वल, ये 4 इवेंट हमारे ऐसे हैं जिसमें हुजूम होगा और एहतियात ज्यादा करनी होगी। बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप, और टाइफाइड और उसके बाद कोरोना से मुताल्लिक हमसे कर रहे थे। ऐसी खातून है जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस में बतौर राइडर जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रही हैं। तो गुज़श्ता रोज किरण आफ्ताब मेरी हमनाम भी थी, यस आपकी हमनाम थी, आप गई, आपने उनसे मुलाकात की, तो क्या है उनकी कहानी ये जरा आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं। कहते हैं मुश्किल घड़ियां, आजमाइश की घड़ियां मदद मांगने वाले और मदद करने वाले दोनों का पता देती हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी ही खातून से जिन्हें लॉकडाउन के दिनों में बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ा। उनका रोज़गार उनसे छिन गया, लेकिन मेहनत और अज़्म का सिलसिला जारी रहा, और यूं उन्हें एक और मौका मिला कि वो बरसरे रोज़गार हो सकें। तो आज हम आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या नया, क्या अच्छा, दिलचस्प और कितनी मेहनत का रास्ता इख्तियार किया। एक बाहिम्मत खातून से मिलिए, ज़रा मेरे साथ चलिए।
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। क्या हाल है, क्या चल रहा है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह, आजकल बस फूड पांडा। कितने दिन हो गए? 2 महीने हो गए मुझे। 2 महीने हो गए। और अब तक का एक्सपीरियंस कैसा है? अब तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा। ये कि जितने भी शिफ्ट्स होती है, जब एरिया में होते हैं तो बहुत, फिर जो लोग हैं दूसरे भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, कभी रास्ता भूल जाऊँ या समझ में ना आ रहा हो। और ये बताइए कि ये ख्याल, ये आइडिया आपको कैसे आया कि आप जो है ना ये कर सकती हैं? भाई देखिए, साफ़ बात है, बाइक चलाती है ना, मुझे तो बाइक पे बैठने से भी डर लगता है। जितनी ख़वातीन यूज़ हुए उनको वाकई बाइक पर बैठने से भी डर लगता है, लेकिन आपने कहा ना बाबा, मैं तो करके दिखाऊंगी। मैं तकरीबन 2-2.5 साल से बाइक चला रही हूँ। तो अभी ये कि लास्ट टाइम जॉब वगैरह ख़त्म हो गई, फिर ये हुआ कि लॉकडाउन की वजह से कोई जॉब नहीं मिल रही थी कहीं पर भी, ऐसा नहीं तो 3-4 जगह पे अप्लाई भी किया। तो बस इसी वजह से फिर मैंने कहा लॉकडाउन हो तो क्या करें। फिर एक फ्रेंड थी, उन्होंने बताया कि आप फूड पांडा में कर लो, बाइक भी आती है आपको। तो बस इस वजह से फिर ये कि मैंने अप्लाई किया और इसमें ईजी हो गया। यहाँ काम करने का बेहतर माहौल है, तो वो जो बेहतर माहौल वाली बात है ना, वो कैसे? पहले भी काम करते थे तो लोगों से जैसे बातचीत होती थी, उनसे बहुत ज़्यादा करना होता था। अब यहाँ पर ये है कि बस आपने पिक करना और ड्रॉप करना है, यानी किसी से कोई बातचीत नहीं है, कुछ नहीं है। बस जैसे आपको बस ऑर्डर आता है, आप गए जाके पिक किया अपना ऑर्डर और जाके अपना ड्रॉप कर दिया। मुझसे आप अपना दर्द शेयर कर सकती हैं? बस वजह यही है कि जब घर के, असल में हमारे 4 बहनें हैं, भाई नहीं है हमारा कोई। वालिद साहब हैं, वो नेवी से रिटायर्ड हैं। असल में जब डिवोर्स हुई थी ना, तो 2-3 साल तक तो मुझे ऐसा लगा था कि बस मेरी लाइफ ख़त्म हो गई। यानी कि वो एक, जब हम किसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं ना, तो वो अपना भूल ही जाते हैं कि हम कुछ कर भी सकते हैं। 2-3 साल तो मेरे साथ ऐसा था कि मैं सोचती थी कि मैं बाहर जाऊंगी शॉप पर तो मैं कैसे बात करूंगी, या अजीब सा लगता था मुझे कि मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं किसी से बात नहीं कर सकती। लेकिन ये कि अब माँ बाप ने मेरे बहुत ज़्यादा, मेरे साथ अम्मी अब्बू ने किया, मेरी सिस्टर्स वगैरह ने बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, तुम वही हो, पहले वाली किरण हो, वो चेंज नहीं हो गई हो। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये कि, और दोस्तें बहुत अच्छी मिली। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ परेशान हैं, जो बिल्कुल किसी न किसी फ्रेज ऑफ माइंड में है, जिनको लगता है शायद आगे कुछ नहीं है, आप प्लीज़ उनके लिए एक पैगाम देंगी? आगे सब कुछ है, अगर आपके जैसे बनना चाहे तो। देना चाहती हूँ कि रोने धोने से कुछ नहीं होता, कि हम रोएंगे धोएंगे, इसमें सिर्फ हम अपने आप को वेस्ट कर रहे हैं। तो वही जो आप जो है ना, ख़ुद को आप मजबूत करें, बाहर निकले। जो लोग आपको परेशान करते हैं ना, आप उनके लिए ऐसे बन जाएं कि वो खुद हैरान हो कि हमने तो इसको इतना परेशान किया है, इतना इसे तोड़ने की कोशिश की है, और ये फिर भी इस पहुंच गई है, ये सब कुछ कर सकती है। इंसान टेंशन ना ले इस चीज़ की कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या गलत कर रहा है आपके साथ। एक बात और बताइएगा, अब इस वक्त अगर आपकी पिक्चर भी होती है ना, तो वो बाकायदा वायरल होती है। आपकी वीडियो होती है कि आप काम कर रही हैं, वो वायरल होती है। नीचे जाके लोग आपको लिखते हैं, भाई शाबाश, जीती रहिए, सलामत रहिए। ये कितना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और फैमिली का रिएक्शन क्या होता है फिर? बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं घर वाले भी। आगे के लिए क्या सोचा, मुस्तकबिल क्या सोचा? मुस्तकबिल के लिए बस यही है कि काम करना है, अपनी बेटी को बहुत अच्छा पढ़ाना है, मुझे बहुत अच्छा इंसान बनाना है, कॉन्फिडेंट बनाना है कि जो चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ मिस की है, तो वो मेरी बेटी में वो चीज़ें ना हो, वो मिस ना करे उन चीज़ों को। अच्छा, एक बात और बताइए, ये जो लॉकडाउन का सारा सिलसिला हुआ, इसके बाद में इस बात की ज़रूरत और भी बढ़ गई कि भाई हमें लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, और हम अपने लोगों को सपोर्ट करें। किसी की कंपनी है तो वो अपने वर्कर्स का ख्याल रखें, वर्कर्स एक दूसरे का ख्याल रखें, अपने मोहल्ले पड़ोस में नज़र रखें। ये एक बड़ी जो है ना, हमारे नज़दीक एक तगड़ी कसौटी आई थी, बड़ा चैलेंज आया था। आपको लगता है हमने इसको थोड़ा सा कवर किया है? हमारे यहाँ अच्छी अच्छी मिसालें सामने आई हैं, बहुत अच्छी अच्छी मिसालें हैं, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। जब आप देखते हैं कि थोड़ा सा कि आप परेशान हैं, तो काफ़ी लोग मैंने ऐसे देखेंगे जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, पूछते हैं, बाकायदा फ़ोन करके पूछते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसे, यानी कि वो ऐसी बातों बातों में जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ अगर ऐसा है तो हम पर्सनली कुछ हेल्प कर दें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका रिएक्शन क्या होता है सबके आगे फिर? कोई अगर आपको फ़ोन करे? वाह वाह वाह, थैंक यू सो वेरी मच किरण, आपने हमको टाइम दिया। थैंक यू। अब ज़रा बात करते हैं बड़े ख़ास आम की। ये ख़ास आम इसलिए जनाब, इनकी सवारी बड़ी ख़ास है। फल तो है शाही, फलों का बादशाह है आम, लेकिन अगर ये आपको मिले एक बड़ी चमचमाती महंगी सी गाड़ी में, तो फिर आप कहते हैं भैया ये आम एक तो वैसे महंगा समटाइम्स मिल रहा होता है, फिर तो उसकी कीमत कोई बहुत ज़्यादा। और आप ये सोचते हैं अब मैं आम लूँ कि गाड़ी, और गाड़ी की सैर करूँ या आम खाऊँ? तो हम कहते हैं भाई
आम खाओ, गुटलियां ना गिनो, कैसे आई है इसको छोड़ो। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि कैसे आई है इसको छोड़ दो, ये तो देखना पड़ेगा। लैम्बोर्गिनी में आम डिलीवर हो रहे हो दुबई में और ख़बर ना हो तो ज़रा ऐसा हो नहीं सकता। दैट इज़ द न्यूज़। तो हमने सोचा इसी पर मज़ीद बात करेंगे। जो इसको डिलीवर कर रहे हैं लैम्बोर्गिनी में, मोहम्मद जानजेब साहब, वो हमें ज्वाइन करें, उनसे बात करते हैं। जानजेब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने तो जितनी इज्जत इस फल के बादशाह को दी है, हमें तो ये मिर्ज़ा गालिब साहब की बात याद आ जाती है ना, कि फिर वो जो इज्जत देते थे, जो उनकी मोहब्बत थी आम के साथ, आपने उनको भी पीछे छोड़ने की कोशिश की है। बिल्कुल सर, इसमें सिर्फ एक मकसद इसका ये था कि आपको पता है, जैसे अभी आपने बात की है कि वायरस की वजह से हर जगह आपको पता है कि मायूसी है, लोग डिप्रेशन में है, तो सिर्फ ही हमारी तरफ से कोशिश थी कि जितने भी बच्चे घर पे बैठे हैं तो हम उनके लिए कुछ करें, बिकॉज आपको पता है कि उनके लिए बाहर निकलने की इतनी जगह ही नहीं है, इतनी सेफ ऑप्शन एक नहीं है। तो ये सिर्फ एक हमारी तरफ से कोशिश थी। और आपको पता है कि दुबई में पाकिस्तानी आम की वैल्यू माशाल्लाह बहुत है। इवन के वेस्टर्नर्स भी जो एक होते हैं, तो वो भी स्पेशली हमें कॉल करके कहते हैं कि चौंसा हमारे लिए एक लेकर आए। तो वही आम, चाहे वो वेस्टर्नर्स हो, पाकिस्तानीज हो, के लोग हो, जब उनको वो आम लैम्बोर्गिनी में मिलते हैं तो उनकी खुशी माशाल्लाह बहुत होती है। ज़ाहिरा खुशी तो बनती है कि आपके घर के बाहर लैम्बोर्गिनी आए और उसमें आम आए। अच्छा, ये वैसे अच्छी कोशिश नहीं है, ये वाकई मज़ेदार कोशिश है। तो ये बताइए रोज़ाना कितनी बार ऐसा होता है कि भाई आपको आम डिलीवर करना है, कितनी बार जो है ना ये गाड़ी आपकी सड़क पर रवां दवां होती है? हमने ये स्टार्ट तो पहले किया था हफ्ते में सिर्फ एक दिन, और हमने सिर्फ पूरे महीने के लिए एक दिन हमने स्टार्ट किया था। हमने कहा चलो टेस्ट चेक करते हैं, लेकिन माशाल्लाह फिर उसमें इतनी बरकत आ गई कि अभी इतने ऑर्डर्स आ गए कि अभी हम हफ्ते में 4 दफा लैम्बोर्गिनी में अभी हम डिलीवर कर रहे हैं। और ऐसा कितनी बार होता है जानजेब साहब, ऐसा कितनी बार होता है कि जब आप जाते हैं आम डिलीवर करने के लिए, तो वो फिर कहते हैं कि नहीं आम तो हम आपसे रिसीव करेंगे, जरा एक झूला भी दे दें? बिल्कुल बिल्कुल सर, हाजिर झूला तो उनके लिए होता है। बल्कि हम तो उनको कहते हैं, कितने लोग तो वो अंदर वो मतलब भूल भी जाते हैं कि एक झूला भी है। वो पिक्चर लेते हैं, वीडियो लेते हैं और सब कुछ, तो हम कहते हैं सर बैठे भी आके, आपने गाड़ी लाई एकदम फ्री, जी आम के साथ झूला फ्री। जी सर। और ये भी बताइएगा, देखिए वो महकती हुई आम की पेटी से गाड़ी जाती है ना, वो वाला एक्सपीरियंस बताइएगा। कितनी बार ऐसा होता है कि आपका खुद जी चाह जाए ना कि रो के गाड़ी खुद ही खा लेते हैं, आगे क्या लेके जाना? क्योंकि वो ये अब माशाल्लाह काफ़ी एक फैमिलीज एक ऐसी होती है जो हमें स्पेशली कॉल करती है कि आप आने से 10 मिनट पहले आपने हमें बताना है कि हम नीचे आके कैमरे अपने रेडी करें। तो अगर आम अंदर खा लिए, सिर्फ गाड़ी आई तो वो तो बड़ा गलत इंप्रेशन होगा। और कितना ज़बरदस्त आपने सिलेक्ट भी किया है, खुद भी ग्रीन शर्ट और गाड़ी भी ग्रीन, ज़बरदस्त। आप मुझे ये बताएं कि ये सिर्फ पाकिस्तानी ही आम मंगवा रहे हैं आपसे, जो पाकिस्तानी वहाँ पर मुकीम है, या कि और मुल्कों के लोग जो वहाँ मुकीम है, या इवन जो लोकल्स वो भी मंगवाते हैं, उनको भी मालूम है कि अच्छा ये मुल्तानी चौंसा जो आएगा ना ये बड़ा ख़ास होता है? इसमें मुख्तलिफ लोग हैं। इसमें हमारे पाकिस्तानीज भी है, इंडियंस भी है, वेस्टर्नर्स, रशियंस, ये इटली के भी लोग हैं हमारे, और स्पेनिश भी है। मतलब इसमें मुख्तलिफ, हमने कम से कम 70 to 80 डिफरेंट कंट्रीज के लोगों को हमने यहाँ पर आम हमने किया है 72 to 80 डिफरेंट कस्टमर्स, लेकिन आम की किस्म ऑफ डिफरेंट नेशनलिटीज 70 to 80 डिफरेंट नेशनलिटीज लोग हमने डिलीवर किए। और ये आम की तो नेशनलिटी एक ही थी, पाकिस्तानी आम था, लेकिन उसमें टाइप्स तो थी ना, क्या सिर्फ चौंसा ही था? चौंसे के अलावा कुछ और भी हमारे पास मुख्तलिफ तो 6 हमारी वैरायटीज होती है, जो कि यूएई में सबसे बड़ी है, और उसमें से सबसे बेस्ट हमारी 3 होती है, चौंसा और अनवरटोल और एक सेंटली हमारी होती है। तो ये सबसे बेस्ट सेलिंग होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि माशाल्लाह मुझे इतनी खुशी होती है कि जब वेस्टर्नर्स, स्पेशली जो दुबई के महंगे तरीन इलाकों में रहते हैं, जब वो स्पेशली हमें बोलते हैं कि वी वांट पाकिस्तानी चौंसा, तो हमें बड़ी एक फख्र हमको एक महसूस होता है कि पाकिस्तानी आम को हमने कहाँ पे हमने माशाल्लाह से पहुंचा दिया। और ये होता है कभी कि किसी के बारे में आपको पता चले कि ये पहली बार आम ट्राई करने जा रहे हैं, हम किसी ऐसे के शख्स के लिए जा रहे हैं जो पहली बार आम खाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने बच्चों को खुश करने के लिए वो आम ऑर्डर करते हैं, सिर्फ लैम्बोर्गिनी के लिए, लेकिन फिर बाद में जब वो एक दफा बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो फिर जब वो एक दफा जब वो ट्राई करते हैं
तो फिर बाद में उनके रिपीट ऑर्डर्स आते। जबरदस्त। हाँ, तो फिर बाद में। अब ये बताएं मुझे, ये आम जो आप लैम्बोर्गिनी में डिलीवर करते हैं, इसकी प्राइस में फर्क होता है या नहीं? नहीं सर, हम इसके लिए 1 दिरहम भी हम इसके लिए चार्ज नहीं करते, 1 दिरहम भी, नॉट इवन अ सिंगल पेन। ओके। इसमें सिर्फ ये है कि बस एक वेटिंग लिस्ट होती है 2 से 3 हफ्ते की, वो बस आपको वेट करना होता है। और अगर आपको नॉर्मल आपको डिलीवरी हो अगर एक होती है चाहिए तो वो सेम डे मिलती है या फिर नेक्स्ट। लेकिन लैम्बोर्गिनी में चाहिए तो 2-3 हफ्ते पहले बताना होगा कि भाई लैम्बोर्गिनी में आम चाहिए। क्या बात है, क्या बात, जबरदस्त जान से, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। और जिस तरीके से ये शाही सवारी में शाही फल जा रहा है उससे मुतालिक हम बात करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम आपको एक और लाजवाब यंग राइटर से मिलवाने जा रहे हैं। आपका ताल्लुक कराची से है, दुआ सिद्दीकी आपका नाम है, सिर्फ 14 बरस की हैं आप और आपने अंग्रेजी में बहुत कुछ लिख डाला है। पोएम्स जनाब, इन्होंने पोएम्स लिखी हैं और किताब में फ्रंट लाइन सिपाही यानी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, इनको भी मुनफरद अंदाज में खराज तहसीन पेश किया है। तो उनकी इस किताब से मुतालिक मजीद बात करेंगे। दुआ सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया। दुआ, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। और सबसे पहले तो टीम नया दिन की तरफ से आपको कांग्रेचुलेशंस कि आपने किताब लिखी, वो पब्लिश हुई और गालिबन आपके अंकल ने बड़ा सपोर्ट किया आपको इस किताब के पब्लिश होने में। थोड़ा सा बताएंगी कब से लिख रही थी? कब से लिख रही थी ये किताब, ये पोएम्स? ये किताब मैं जब 13 साल की थी, 2000 आई थिंक 18-19 से लिख रही हूँ और इस साल मैंने पब्लिश किया। ग्रेट। अच्छा दुआ, आपने इस किताब में बहुत से इमोशंस का जिक्र किया, वो लव भी है, वो हेट भी है, यानी वो तमाम इमोशंस जब मैंने वो पढ़ी तो मुझे लगा यू आर टू यंग टू एक्सप्रेस दैट। एक्चुअली मुझे बहुत से लोगों से बात सुनने को मिली कि आपकी पोट्री लगती नहीं है कि एक यंग गर्ल की है, पर फिर वो माइंड पे डिपेंड करता है। तो आपका रुझान ज्यादा किस तरफ है? नस्र की तरफ है, वर्ड्स इकट्ठा करने हैं और एक पूरा पैराग्राफ में लिख डालूं, या तो फिर पोएम्स की तरफ ज्यादा है, वो बताएं। पोएम्स की तरफ है ज्यादा मोस्टली। ओके। और कौन सी ऐसी बात थी कि जिसके बाद आपको लगा कि मुझे एक्सप्रेशन का ये सबसे अच्छा रास्ता है, ये चूज करना चाहिए, मेरे लिए ये बेहतरीन है कि मैं कलम उठाऊंगी, मैं पेन उठाऊंगी? बंदा जब अपनी दिल की बात किसी से कर नहीं पाता तो वो फिर अपनी बातों को करने के लिए कोई तरीका ढूंढता है। तो जब मैंने पोएम्स लिखना शुरू की, कहीं पढ़ के उससे आइडिया लिया और जब मैंने लिखना शुरू की तो मुझे हुआ कि अब मैं ये कर सकती हूँ, तो मैंने उस तरह अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया। वाह वाह वाह। दुआ, एक पोएम अगर सुनना चाहूँ और ख्वाहिश कर दूँ एंटिसिपेट, छोटी सी है, छोटी सी है और उसका मैसेज बड़ा जबरदस्त है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप वो सुनाएं। एक मिनट। श्योर, एंटिसिपेट, पेज नंबर 20। जी देखिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। You say I should not wait for someone to say it, but can't you say that because I want to hear it from you? क्या बात, क्या बात। अब मुझे बताएं दुआ कि इसके अलावा क्या मसरूफियात हैं? ये तो आपने लिखी, पब्लिश हुई, व्हाट्स नेक्स्ट? और पढ़ती क्या क्या वो भी बताइएगा। मैं जो है अभी कंप्यूटर साइंस पढ़ रही हूँ क्लास 9 में, और उसके अलावा मुझे कंप्यूटर कोर्सेज के बहुत शौक है। अभी मैंने जो है लॉकडाउन के टाइम पे बहुत से कोर्सेज भी किए हैं कंप्यूटर। और मुझे लिखा हुआ आपको समझ में आता है, आपको पसंद आता है, या किस राइटर को पढ़ के आप ये सोचती हैं कि मुझे ऐसा लिखना है? एक अमेरिका की राइटर हैं रूपी कौर, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और इंडिया के कुछ राइटर्स उसमें मुकुल सिंह और 2-3 और हैं, वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो आप चाहती हैं कि आपकी ये किताब स्कूल में या कॉलेज में ये निसाब में शामिल हो, पढ़ाई जाए? बिल्कुल, बहुत खुशी होगी इस बात पे। तो ये ख्वाहिश आपकी है? जी बिल्कुल। अच्छा, अब आपने इसमें लिखा कि अंकल की बड़ी सपोर्ट रही इसकी पब्लिश में, थोड़ा सा और बताएंगे किस की सपोर्ट रही आपको फ्रॉम योर फैमिली? सपोर्ट वाज मोस्टली बाय माय मदर, क्योंकि मेरी मदर का और मेरा बॉन्ड बिल्कुल लाइक फ्रेंड्स है, और मेरी अम्मी मुझे हर चीज़ में आगे करती हैं, सपोर्ट करती हैं। तो फादर को तो मैंने पब्लिश करने के बाद सरप्राइज दिया था इसका, और उससे पहले उनको मालूम ही नहीं था? जी, उन्हें बुक का नहीं पता था। वैसे ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा पहले अकम्प्लिश कर लूँ और फिर उन्हें बताऊँ तो उनके लिए ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा।
अच्छा, और कितने सरप्राइजेस हैं अभी रास्ते में, वो भी बताएं। अभी मैं कुछ कर रही हूँ, कोर्सेज वगैरह कर रही हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह दूसरी बुक भी लिखने का सोच रही हूँ। चले, जब भी आपकी जो भी नई कोशिश होगी ना, हम जरूर उसके ऊपर बात करेंगे। दुआ बहुत अच्छा लगा, दुआ में याद रखिएगा दुआ। बिल्कुल जी, बहुत ज़बरदस्त आपने। वाकई जब हम ऐसे बच्चों को देखते हैं कि वो छोटी सी उम्र में जिस तरह लिख रहे हैं, जिस तरह कुछ दिन पहले हमने पश्तो हीरोज़ पे लिखी गई किताब आपके सामने रखी, तो आज दुआ की बात हमने की, और यहाँ पर दो जुमले सोशल मीडिया पर 3-4 रोज़ से एक बात का जिक्र हो रहा है, और वो उस पश्तो हीरोज़ से मुतालिक जो लिखी गई किताब है, बिलावल ने जो लिखी है, उससे मुतालिक बात हो रही है कि जी किसी मीडिया चैनल ने इसको बुलाया नहीं, किसी ने इस पर बात नहीं की, तो दिस वाज नया दिन जिसने उन पर भी बात की थी, दिस इज समा नया दिन जिन्होंने आज दुआ और दुआ की किताब पर बात की है। तो प्लीज़ डू योर रिसर्च प्रॉपरली, हम ज़रूर बुलाते हैं। वेलकम बैक। मंडी आपको लेकर चलते हैं जनाब, ऊंची उठान, भारी जान, नखरीले अंदाज। कराची की मंडी में मौजूद मवेशियों की क्या है बात। ईद उल अज़हा आ रही है करीब, और ऐसे में मवेशियों की अगर हम बात करें और मंडी आपको लेकर जाएं तो वहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत नायाब जानवर आ चुका है। और इस सब के साथ साथ इंतजामात भी तो हैं यहाँ पर खास। तो हम इस सारे के सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। हमारा साथ देंगे कैटल फार्म के मुंतज़िर मोहम्मद जमी, उनसे बात कर लेते हैं मजीद, उन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नया दिन। ये बताइए आपके स्टॉल में कितने जानवर हैं, और सबसे भारी जानवर, इतना भारी कैसे, क्या वजन है, कितने मन का है? जानवर कोई 28 मन का है, कोई 25 मन का है। 28 मन? जी सर। ये 28 मन का जानवर, इसका नाम क्या है, कितने का है ये? सर इसका मांग रहे 35 लाख रुपया। अगर दिखा दें ये 28 मन का जानवर। जी बिल्कुल है सर, लाल बच्चा। ठीक है जी, बहुत मेहनत होती है, दूध, मक्खन। अच्छा, ये जो आ रहा है भूरा, जी तगड़ा है। कीमत भी तो बताएं। नए सिरे से बताएं। इसके सर मांग रहे 35 लाख रुपया ना। 35 लाख। और जो लेकर जाएगा वो क्या खिलाए पिलाएगा इनको, क्या खास खिलाते हैं आप लोग? आम चारा या फिर कुछ और? इसको नहीं, आम चारा नहीं होता, इसको दूध पिलाते हैं, मक्खन खिलाते हैं। इसमें बहुत मेहनत होगी। एक सालाना पे जो है ना, एक साल पे खर्चा होता है जानवर पे 4.5 लाख रुपया। 4.5 लाख रुपया खर्चा इस एक जानवर पर हुआ एक साल में? एक साल में सर। फिर भी जो डिमांड आप कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है? सर ये बच्चे बहुत महंगे मिलते हैं सर। जी। अच्छे जानवर जो होते हैं ना, वो इसको पालना पड़ता है। ओके। जी सर। अच्छा, ये तो एक जानवर आपने बताया और दिखाया, इसके अलावा जरा बताएं सेकंड नंबर पर कौन सा है? इससे थोड़ा सा हल्का, मामूली सा कम। मामूली फिर खरीदने के बारे में फिर भी बहुत महंगा होगा। जी, इससे कम वाले भी हैं, 5 लाख तक है। अच्छा, यानी कम से कम जो एक बछड़ा मिल रहा है आपके पास वो ये कौन है आपके पीछे? इनका नाम क्या है? 5 लाख का। ये जो आपके पीछे? नहीं, ये 5 लाख का नहीं हो सकता। इनका नाम बताइए। इसका मांग रहे ये लाल बादशाह। लाल बादशाह की कीमत क्या है? लाल बादशाह की सर मांग रहे 28 लाख रुपया। 28 लाख रुपए। और इनका नाम लाल बादशाह क्यों है? ये प्यार से नाम रखा है, दिल की मोहब्बत बच्चों के साथ पाला है ना। बच्चों की प्यार है तो आदमी कोई भी नाम रख सकता है, ठीक है, वो सब कुछ जबरदस्त है, लेकिन कोई खुशियत होगी जिसको देख के आप लोगों को लगा कि नहीं इनका नाम तो यही सजता है। जी, बस नाम अच्छा जो लगता है वही लगता है बच्चे पे। जो बहुत खूबसूरत जानवर तो है। अब देखिए, ब्लैक, वाइट और ब्राउन, बड़ा मिक्स सा कलर है। अब ये बताएं मुझे कि ये जो आप दिखा रहे हैं और जो आपने कहा 5 लाख का भी है, मैंने ज़रा फ़र्क बहुत है ना, 35 लाख और फिर 5 लाख। ये 5 लाख वाला दिखाया ताकि अंदाज़ा लगा सकें हम कितना फ़र्क है, क्योंकि प्राइस में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जी, 5 लाख वाला सर, उसमें जो है ना दूध मक्खन नहीं देते, वो अपने राशन को जो है ना, उसका क्या कसूर था? उसको भी दूध पिला देते थोड़ा सा, या वो पीता नहीं था दूध? हाँ सर, नहीं सर, वो दूध पीते मगर वो हाई लेवल के बच्चे नहीं बनते। अच्छा, यानी ये अच्छा जानवर होता है उसको पिलाना पड़ता है। यानी ये जानवर की कहना चाहिए कि उस पर डिपेंड करता है
कि अच्छा इसमें ये कैपेबिलिटी है कि अगर इसको इतना खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, मक्खन खिलाएंगे, खास चारा खिलाएंगे तो ये जल्दी इसमें गोश्त बढ़ेगा, ये जल्दी तैयार हो जाएगा। वैसे ये जो जल्दी तैयार वाली बात है, कितना वक्त लगता है नॉर्मली? ये 1 साल की तैयारी होती है या ज्यादा तैयारी होती है? सर ये बड़ा जानवर जो है ना 3 साल में तैयार होता है। 3 साल में तैयार होता है, और 1 साल में अगर 3-4 लाख रुपए लग गए तो 12-13 लाख तो वैसे ही लग गए। लग जाता है सर। ये बच्चा जब पैदा होता है, बच्चा जो है ना ये 9 लाख का जो है ना मिलता है, यानी 21 लाख तो यहीं बन गए खाली बच्चा एक में। 35 का जी ना वो बताइएगा, ये जो 35 लाख का जानवर जिसकी आप बात कर रहे थे, भूरा, ये कितना बार्गेनिंग के बाद में थोड़ा बहुत कम करेंगे इसके ऊपर? आप कितना कम भी रेट मिले तो आप देंगे, ये बताइए। ये फाइनल जो है ना कम से कम ये 26-27 से कम नहीं देंगे। 6-7 लाख तो आपने यूं ही गिरा दिए। कितना बड़ा दिल है आपका। नहीं किरण, आपको टैलेंट था, आपने ऐसे एक जुमले में बार्गेनिंग करा दी। 6-7 लाख रुपए की। मेरे अगर किसी को पसंद आ रहे जानवर तो वो किरण से कहेंगे जी रिक्वेस्ट करें, आप देखिए उनके एक जुमले से 7 लाख तो यूं गिर गए हैं। अब देखें आप, जो आएगा वो ये 7 कम करके ही आएगा। जी हाँ बिल्कुल, यानी आपने कहा था। जी। अच्छा, वैसे अभी तक कितने जानवर बिक गए हैं, ताकि हम जरा अंदाजा लगा पाएं, क्योंकि ज़ाहिर है अभी भी हफ्ता 10 दिन बाकी हैं ईद में, लेकिन जानवर बिकने का जो एक मामला है पहले की तरह ही है, या इस बार थोड़ा आपको लग रहा है कि नहीं अभी लोग नहीं खरीद रहे, बिल्कुल आखिर में खरीदेंगे? सर अभी खरीद जो है ना कल से जो है ना कस्टमर शुरू हो गया है खरीदारी पे, बिक रहा है माल सर। भारी जानवर जो है ना काफी कट गया, मेरा 40 माल बिक गया है सर। 40 जानवर आपके निकल चुके हैं। वो कितनी मालियत के थे? 40 निकल चुके हैं। और ऐसा तो नहीं अब रेट बढ़ा दें आप कहीं ट्रेंड देख के? जी जानवर जो है 40 उधर बेचे हैं। जबरदस्त हो गया। लेकिन ये थोड़ा सा बताएंगे, ज़रा आप हर साल आते हैं इस मंडी में जानवर लेकर, लेकिन हर साल की तरह ये साल नहीं है, ये साल बड़ा मुख्तलिफ है कोरोना की वजह से। थोड़ा सा बताएंगे उसने आपको किस तरह से असर अंदाज किया इस कोरोना की वबा ने? सर इस दफा जानवर बहुत कम आया है। अच्छा, मंडी पे ना सर? जी नहीं 18,000-19,000 गाड़ी आती थी। अच्छा जी 19,000 गाड़ी आती थी, अभी गाड़ी पहुंची है 10,000, तकरीबन आधी। तो आप भी जितने जानवर हर साल लाते हैं उससे आधे जानवर लाए हैं? नहीं सर, हमारा जानवर होता है 250। आप 250 ही लाए हैं? जी सर। ठीक है, आपको उस तरह से जानवर फार्म पे बिका है। ठीक है, और आपके 40 तकरीबन जानवर हैं जो बिक चुके हैं। बहुत शुक्रिया। कोरोना आया, लोगों को महदूद होना पड़ा, अपनी एक्टिविटीज़ को महदूद करना पड़ा, और फिर उसके बाद में क्या हुआ जी, 2-2.5-3 महीने के बाद में ऐसा हो गया कि लोगों को हेल्थ इश्यूज़ आने लगे, छोटे छोटे से प्रॉब्लम जो आगे जाकर बड़े बन जाते हैं। जैसे कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होगी, आप हम वक्त कभी मोबाइल थाम कर, कभी अपने आईपैड के साथ में, कभी लैपटॉप के साथ में, कभी टीवी से जुड़कर बैठे हुए, घंटों गुजर रहे जनाब इसी सब में। तो फिर ये तो होगा ना, फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होने की सूरत में कि तेज़ाबियत हो जाए, वज़न बढ़ने लग जाए, यानी कि मोटापा आने लग जाए, फैट्स आ रहे हैं। कैसे इस सब से जान छुड़ाएं? बहुत कुछ है इस सब से जान छुड़ाने के लिए, लेकिन हमें तो जाना होता है क्विकेस्ट पर, इजीएस्ट पर। सबसे आसान क्या है इसके लिए जी? हम आसानी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं कि सहूलत क्या हो सकती है। इसी पर हम बात करेंगे जो एसिडिटी का और मोटापे का मसला है इस वक्त ड्यू टू इमोबिलिटी। डॉक्टर ईसा ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर ईसा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये जो तेज़ाबियत का मसला है, ज़ाहिर है ये मसला पहले भी था, जो हमारा लाइफ स्टाइल है पाकिस्तान में, और अब इस लॉकडाउन के बाद तो हमने देखा कि बच्चों में भी है ये, और वो ज़्यादा ख़तरनाक लगता है, क्योंकि पहले बच्चे एक्टिव थे, खेल कूद कर रहे थे, खाने के बाद बच्चे हैं खा रहे हैं, मोबाइल पकड़ा हुआ है और साथ ही बस बैठे हुए हैं। तो ये मसला बच्चों में भी ज़्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो चुका है, क्या करें? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और कोरोना भी एक रीज़न है, लेकिन हमें रीजंस बहुत चाहिए होती हैं। सच्ची बात है, हमारा जो मेन है ना वो लाइफ स्टाइल जो है, वो कोरोना के होने के बावजूद भी आपके घर के अंदर एक कमरा तो होता ही है, सहन तो होता ही है, तो वॉक तो की जा सकती है, और आप अगर सिक्योरिटी मेजर वो सारे लेकर SOPs के
आप अपनी रोड पर और अपने गार्डन में वॉक कर सकते हैं, लेकिन एज ए नेशन थोड़े से हम ढीले जरूर हैं और थोड़ा सा हमने खाने का जो तरीका है वो शुरू से ही उल्टा है। देखिए अल्लाह ताला ने दिन और रात बगैर मकसद के तो बनाए नहीं है। सुबह जब सूरज निकलता है तो मैदा कहता है यार मुझे दे दो, लकड़ी पत्थर में हजम कर लूं, हम उसको एज ए नेशन चाय पापे खिला रहे होते हैं। सूरज डूबने के बाद 80% आपका मैदा काम नहीं करता, हम गोश्त खा रहे होते हैं, खा रहे होते हो। तो पहले तो काम ही उल्टा है हमारा। तो सुबह में बेहतर खाना चाहिए, रात में कम खाना चाहिए। इन सेकेंडली खाने के ऊपर पानी पीना, ड्रिंक्स मुख्तलिफ पीना, ये आपके लिए पॉइजन होता है। तो होता ये कि हम हेल्थ के इश्यूज में जब फंसते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम उससे पहले जो केयर करनी है वो हम नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए भी ये मसाइल होते हैं। फिर रात के खाने के बाद देखा हमारी सारी एक्टिविटीज जो है, यहाँ तो हमारे हाथ में लैपटॉप है, यहाँ मोबाइल है, इवन पानी भी खुद उठा के अब नहीं पीते, वो भी कहते हैं कोई और हमें पिला दे। तो जब आपकी एक्टिविटीज नहीं है फिर ये मसाइल पैदा होते हैं। अब मसाइल पैदा होते हैं तो फिर आपको दवाइयों की जरूरत पड़ती है, लेकिन दवाई भी तब तक काम नहीं करती जब आप अपने लाइफ स्टाइल को नहीं बदलेंगे, नहीं तो डॉक्टर दवाइयां बदलता रहेगा। तो अगर ऐसे डॉक्टर बदलते रहे सपोज करें तो आप अपने किचन में जाइए, अगर आपको एसिडिटी है, आपकी आपको एसिडिटी है, गैसेस बनती हैं, जलन होती है, तो आपके किचन में अल्लाह ताला ने कुछ चीजें दी हुई हैं। मिसाल के तौर पर छोटी इलायची उठा लें, सौंफ उठा लें, जीरा उठा लें, पुदीना हरा उठा कर सुखा लें या सूखा ले लें, चारों चीजों को हम वजन लेकर पाउडर बना लें। अब आपकी घर में दवाई तैयार हो गई है। आधी चमची सुबह नाश्ते से पहले, आधी चमची रात को खाने से पहले। गैस होने के, एसिडिटी के मसाइल इससे खत्म हो जाएंगे। लाइफ स्टाइल फिर भी कहूंगा आपको चेंज करना पड़ेगा, रात को कम खाना पड़ेगा, सुबह में अच्छा खाना पड़ेगा। खाने के ऊपर पानी पीना सुन्नत वैसे भी नहीं है, आपको पीना भी नहीं चाहिए। सेकंडली बच्चों में ज्यादातर आजकल एक और प्रॉब्लम जो है कॉन्स्टिपेशन की, तो माँ बाप बड़े परेशान होते हैं और सिरप्स और पता नहीं क्या क्या उनको खिलाते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले अल्लाह की नेमतों को अपने घर में आजमाइए। आप क्या करें, सपोज करें कि आपके बच्चे साल, 2 साल, 3 साल के हैं और वो बेचारे कॉन्स्टिपेशन में, तो 3 चीजें आप ले लें जो कि अमूमन घरों में होती हैं। बादाम का तेल ले लें 40 ग्राम, और जैतून का तेल ले लें 40 ग्राम, कैस्टर ऑयल ले लें 40 ग्राम, तीनों ऑयल्स को मिला लें। अब आपकी ये मेडिसिन रेडी है। आप आधी चमची छोटे बच्चे के लिए दूध में मिला के पिला दें, और बच्चा अगर 2-3 साल का है तो 1 टीस्पून तक जा सकते हैं। अच्छा, अगर कोई बड़ा है तो 1 टेबल स्पून रोजाना ले सकता है, इससे दिन में 1 दफा किसी भी वक्त। लेकिन डॉक्टर साहब आपने जो ऑयल्स बताए हैं, कैस्टर ऑयल है, आलमंड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, ताल्लुक है। ऑलिव ऑयल इस गर्मी में ये हम तो कहते हैं गर्म होता है, तासीर गर्म होती है, तो ऐसे में बच्चे को देना ये ठीक है इस मौसम में? हाँ नहीं, हाँ नहीं, उसकी वजह ये कि जब आप तीनों ऑयल मिक्स करते हैं तो ऑयल की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। दूसरा, क्वांटिटी इतनी कम है, ½ टीस्पून, जो कोई भी उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये देखना पड़ता है। और अच्छा, दूसरी चीज ये होती है कि पहले आप बात मुकम्मल करें। जैसे आपने कहा कि जी बोलिए। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप इतनी सारी बातें तो बता रहे हैं, साथ में मुझे ये बताइएगा जैसे लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी आई और वो फूड डिलीवरी शुरू हुई, तो उसके बाद में भी थोड़े से प्रॉब्लम्स बढ़े हैं, यानी फिर वो जो फोकस है ना वो एक बार फिर घर के खाने से बाहर के खाने पे चला गया। कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों में और बड़ों में भी इसकी वजह से आए, इसका भी तदारुक बताइएगा। देखें, आप मैं आपको बीइंग अ डॉक्टर बता रहा हूँ, और आप तो माशाल्लाह हर चीज को कवर कर रहे होते हैं आपके शोज में। आप देखें, आपको शायद बाजारों में, मॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में इतना रश नहीं मिलेगा जितना आपको हॉस्पिटल मिलेगा। किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं वो आपको खाली नहीं मिलेगा। उसकी रीजन ही यही है कि लोग अब घर का खाना नहीं खाते हैं, सादा खाना नहीं खाते हैं, उनको चटपटे मजेदार खाने चाहिए, वो भी बाहर के चाहिए। अब बाहर जितनी हाइजीनिक का ख्याल रखना पड़ता है खाने में, वो आपको नहीं पता। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि गोश्त कितना पुराना है। तो आप अपने घर में खाएं, सादा खाएं, और जितना देखें, अल्लाह ताला का एक निजाम है, आप अपने घर के दरवाजे से भी हर गेरे एरे को आने नहीं देते हैं। आपके जिस्म का दरवाजा आपका मुंह है, इसके अंदर हर चीज कैसे जाने देते हैं। तो खाने से पहले ये भी तो हमें सोचना पड़ेगा किस चीज की कैलोरीज कितनी है, किसके बेनिफिट कितने हैं। तो मैं तो लोगों के लिए सिंपल करता हूँ कि भाई सादा खाएं, घर का खाएं, कोशिश करें जो प्रोसेस की हुई चीजें हैं उनसे बचें, चाहे उसमें सफेद चीनी है, चाहे उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको डब्बों में पैक मिलती हैं। तो आप अपने घर में इस चीज पर तवज्जो दें ताकि अल्लाह ताला आपको उन बीमारियों से महफूज ही रखे। जो दूसरा आपने सवाल किया था कि जो लोगों का मोटापा बढ़ रहा है, तो अभी हाँ जी, तो अभी आजकल बड़ा मशहूर था ये सना मक्खी, आपने देखा होगा, बहुत चल रही थी। जी।
उम्मन मैं तो कहता हूँ लोगों को ये अकेली कभी नहीं लेनी चाहिए। लोग ले लेते हैं बेचारे, सालों से लेते हैं, फिर फंस जाते हैं, फिर इसके बगैर मैदे के मसाइल हल नहीं होते, स्पेशली कॉन्स्टिपेशन के मसाइल। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत अच्छी चीजें जरूर लें, लेकिन अकेली नहीं लें। एक जड़ी बूटी का नाम है रेवंड चीनी। रेवंड चीनी जो जड़ी बूटी है, अगर वो आपने लेनी है 50 ग्राम, तो अब सना मक्की के पत्ते भी 50 ग्राम ले लें और इनको मिक्स करके पाउडर बना लें। ये कॉन्स्टिपेशन की भी दवाई है और पेट अंदर करने की भी दवाई है। बस कोशिश करें पत्तों के अंदर डंडियां वगैरह ना हो, साफ सुथरा अगर मंगा के 50-100 रुपए का अपने घर में साफ करके फिर इसको पाउडर बना लें, तो ये भी आपको हेल्प आउट करती है कॉन्स्टिपेशन पे भी, पेट अंदर करने के लिए। और आजकल बहुत मशहूर है, पूरी यूरोप में तो बहुत इस्तेमाल हो रहा है, चिया सीड। चिया सीड आपको जो है वो आसानी हर हर्बलिस्ट के पास तो नहीं मिलेगा, हमारे पास होता है, बाहर से आता है, यहाँ पर लोग उसके नाम पर भी तो मलंगा खा रहे होते हैं बेचारे। तो चिया सीड इज अ वेरी डिफरेंट थिंग्स, बहुत अलग चीज है, लेकिन किसी भी बड़े स्टोर से आपको मिल सकता है। वो बेहतरीन चीज है आपकी बेली और थाइस के लिए। तो 1 टेबल स्पून रात को एक गिलास में डालकर भिगो दें, सुबह न्यार मुंह आप उसमें थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा लेमन डाल के पिएं। अगर आपको शुगर है तो दोनों चीजें नहीं डालिएगा, फिर आप दालचीनी का आधी चमची पाउडर, अगर आप शुगर में है, ब्लड प्रेशर में है, तो आप आधी चमची दालचीनी डाल दें। 1 गिलास रात को जो भिगो के रखा सुबह पी लें, शाम को जो भिगो के रखेंगे वो रात को सोने से पहले पी लें। ये मिरेकल है फॉर बेली एंड थाई, लेकिन मैं कहूँगा वॉक जरूरी है, वो करें। वो जबरदस्त है। पहले मुझे पहचान बताएं, चिया सीड और तुख्म मलिंगा के दरमियान पहचान क्या है? देखिए, चिया सीड की जो साइज है, एक तो वो बहुत डिफरेंट है, बहुत छोटी साइज का होता है, ब्लैक होता है। ये ब्लैक नहीं होता, और ये थोड़ा सा व्हाइटिश ब्राउन और ब्लैक थोड़ा मिक्स होता है, दाना थोड़ा बड़ा होता है। दूसरा, इसको पानी में डालेंगे, अगर पूरी रात भी रखेंगी तो ये इतना नहीं फूलेगा, ज्यादा से ज्यादा अगर थोड़ा सा फूल गया, लेकिन दाना दाने से मिक्स नहीं होगा, गिलास भर नहीं जाएगा, बहुत डिफरेंट है। और आजकल इत्तेफाक की बात है, कोरोना में, क्योंकि मैं खुद अपनी क्लिनिक पे, हाँ जी, कोरोना की वजह से मैं लोगों को अपने क्लिनिक नहीं बुलाता हूँ, तो हमने पूरे पाकिस्तान के लिए रखा हुआ है कि आप घर बैठे कोई भी चीज मंगा लें, रकम आधी आपसे लिया करेंगे। क्या बात है, ये सहूलत कर दी है कि घर बैठे वहाँ मंगाएं जो चाहिए, पैसे आधे दे दें, क्लिनिक में आएंगे तो पूरे देने पड़ेंगे। ठीक है, एक बात और बताइएगा, जब हम लाइफ स्टाइल की बात करते हैं, खाने पीने की रूटीन की बात करते हैं, तो ऐसे में जब बहुत ज़्यादा खा लेते हैं जिसमें गोश्त का कंटेंट भी ज़्यादा, तो उसके बाद कहते हैं पेट फुल हो गया, चलो अब एक कार्बोनेटेड ड्रिंक का ग्लास पी लेते हैं। ये कितना बड़ा मसला क्रिएट करता है एसिडिटी के लिए, और इसके साथ खाली पेट कॉफ़ी एंड चाय और रात सोने से पहले कॉफ़ी एंड चाय, ये किस तरह लिंक है एसिडिटी से? देखें, बहुत बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है, और ये मैं आपको बता दूं, देखें, पहली बात तो एज अ हमारा ये ईमान होना चाहिए कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है वो हमें अपनाना चाहिए। आपने तो हमेशा ये फरमाया है कि रात का खाना कम खाएं, बिल्कुल, और खाने के ऊपर पानी ना पिएं। बिल्कुल। उसकी वजह ये कि मैदे के अंदर जो आपने डाला हुआ है वो इतना डाल दिया है कि अब आप खुद सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो वो अंदर से घुलेगा कैसे, हिलेगा कैसे? तो ऊपर से फिर आप ड्रिंक्स ले रहते हैं, उसके बाद आप सोने जब जाएंगे तो जाहिर बात है वो इतना हजम नहीं होगा, वो एसिड बनाएगा, फिर हो सकता है कि छोटी बीमारी बने, लेकिन बाद में इसी से बड़ी बीमारियां बनती हैं। हम जो हिकमत में काम करने वाले लोग हैं, हम ये कहते हैं कि अगर पेट की बीमारी हो जाए तो ये सारी बीमारियों की माँ है। अगर आपने पेट को संभाल लिया, सब कुछ संभाल लिया, समझ लें कि 95% बीमारियां जो बनती है सिर्फ पेट से, आप उन पे कंट्रोल करेंगे। इसलिए आप अपने रात के खाने को कम कर दें, सुबह अच्छा कर दें, लेकिन आपको दिन, अगर, क्योंकि हमारे यहाँ मसरूफियात बहुत है, पाकिस्तान में तो आपने देखा है जिसके पास कोई काम नहीं है वो भी आपको ये कहता हुआ मिलेगा मेरे बहुत मसरूफ हूँ। भाई अपने लिए टाइम निकालें ना, आप रात को 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा खाने के बाद आप जरूर वॉक करें। वॉक जरूर करें। डॉक्टर ईसा बेहद शुक्रिया साथ मौजूद थे। अपने खाने का ध्यान अपनी जगह, उसके औकात जो है वो अपनी जगह, उसमें सिलेक्शन ऑफ फूड अपनी जगह, लेकिन वॉक की बहरहाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना, उसको हमें शामिल करना पड़ेगा। जाने का मूड नहीं है घर। एक प्रैक्टिस हमारी है जनाब, एंड पे वो ये होता है कि अगर बाहर निकले तो एहतियात से वॉक करने अगर जा रहे हैं तो जॉगर तो पहने के साथ मास्क भी लगा लीजिएगा। बाहर जरूर जाएं वॉक करने के लिए अगर जा सकते हैं। ऑप्शन आपके पास एनीवेज हमारे पास ऑप्शन इस वक्त एक ही है, वो है गुड बाय कहने की। कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।